वेलकम बैक बच्चों। आज अपन अपने 3D का 6th लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ठीक, लास्ट लेक्चर में अपन ने स्ट्रेट लाइन एंड किया था और आज अपन लेक्चर में प्लेन स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक, प्लेन सरफेस ये थोड़ा सा ज्यादा इंटरेस्टिंग है और इसमें ज्यादा वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस बनते हैं। स्ट्रेट लाइन में अपन ने जितना पढ़ा था उसमें उतनी वैरायटी नहीं बनती जितनी वैरायटी अपने पास प्लेन में बनती है। ठीक है ना, और फिर प्लेन और लाइन को मिला के अपने पास क्वेश्चंस बनते हैं। तो अभी अपन डिस्कस करते हैं प्लेन। प्लेन का मतलब क्या है? प्लेन सरफेस। प्लेन का मतलब क्या है? प्लेन सरफेस। ठीक, जैसे मान लीजिए कि ये आपके पास एक सरफेस है, इसको आप क्या बोलेंगे? प्लेन सरफेस। और यदि मैंने इसको ऐसे मोड़ दिया तो ये क्या हो जाएगा अपने पास? कर्व्ड सरफेस। ये क्या हो जाएगा अपने पास? कर्व्ड सरफेस। ठीक है ना, तो ये तो डायग्राम के थ्रू बता दिया। इसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन अपन क्या बोल सकते हैं? देखो, जैसे मान लीजिए मैंने ये एक प्लेन सरफेस बनाया, मैंने एक प्लेन सरफेस बनाया और फिर मैंने एक, मान लीजिए ये कर्व्ड सरफेस बनाया। ठीक है ना, ये अपन ने एक कर्व्ड सरफेस बना दिया। अब प्लेन सरफेस की डेफिनेशन अपन क्या बोलते हैं कि यदि कोई सरफेस प्लेन है ना, तो उसमें अगर अपन कोई भी दो पॉइंट ले लें, कोई भी दो पॉइंट ले लें, तो उन दो पॉइंट को जोड़ने वाली लाइन कंप्लीटली उस सरफेस में लाई करनी चाहिए। कंप्लीटली उस सरफेस में लाई करनी चाहिए। यहां पे आपको दिख रहा है कि ये प्लेन सरफेस है, इसमें कोई भी दो पॉइंट ले लो, कोई भी दो पॉइंट ले लो। अब इन दोनों पॉइंट को जोड़ने वाली लाइन कंप्लीटली सरफेस में लाई करेगी। अगर ऐसा है तो वो सरफेस क्या कहलाएगी अपने पास? प्लेन सरफेस। लेकिन यहीं अगर अपन बात करें कर्व्ड सरफेस की, तो जैसे मान लीजिए ये अपने पास एक कर्व्ड सरफेस है, अपन ने एक पॉइंट यहां लिया, एक पॉइंट यहां लिया, दोनों को ज्वाइन किया। अब जब दोनों को ज्वाइन करोगे तो आप देख रहे हो कि ये जो लाइन है, ये जो पेन है, ये आपको दिख रहा है कि इस पूरी सरफेस पे लाई कर रहा है? नहीं दिख रहा। तो जब ये लाइन कंप्लीटली सरफेस पे लाई ना करे तो इसको अपन क्या बोलेंगे? कर्व्ड सरफेस। क्लियर है ये चीज? तो आई थिंक प्लेन सरफेस और कर्व सरफेस में अंतर आपको समझ में आ गया होगा। प्लेन सरफेस का मतलब क्या हुआ कि जब भी अपन दो पॉइंट लेंगे कोई भी दो पॉइंट लेंगे तो उन दो पॉइंट को जोड़ने वाली लाइन कंप्लीटली उस सरफेस में अगर लाई कर रही है तो वो प्लेन सरफेस कहलाएगा, और कंप्लीटली लाइन नहीं कर रही तो वो क्या कहलाएगा अपने पास? कर्व्ड सरफेस कहलाएगा। क्लियर है बच्चों? अब नेक्स्ट अपन देखते हैं कि भैया कर्व, ये जो प्लेन है इसकी इक्वेशन क्या होती है। ये जो अपन ने प्लेन लिखा हुआ है इसकी इक्वेशन क्या होती है? तो देखो, अगर आपने 2D में स्ट्रेट लाइन अच्छे से पढ़ रखा है तो ये जो चैप्टर है प्लेन, ये जो टॉपिक है, ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। क्योंकि अगर अपन z कोऑर्डिनेट लगाते जाएंगे, जैसे जो 2D में अपन ने स्ट्रेट लाइन में चीजें पढ़ी हैं, उसी में क्या करेंगे अपन? z कोऑर्डिनेट इंट्रोड्यूस करते जाएंगे, तो वो किसकी चीजें आती जाएंगी? प्लेन की चीजें आती रहेंगी। ठीक है ना, जैसे अपन ने 2 डायमेंशन ज्योमेट्री में पढ़ा था जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या बोलते हैं? कोई भी लीनियर इक्वेशन किसमें? एक्स और वाई में। एनी लीनियर इक्वेशन इन एक्स एंड वाई रिप्रेजेंट क्या? स्ट्रेट लाइन। एक्स और वाई में कोई भी लीनियर इक्वेशन लिखी हो वो क्या रिप्रेजेंट करती है? स्ट्रेट लाइन। सिमिलरली कोई भी लीनियर इक्वेशन एक्स वाई जेड में, कोई भी लीनियर इक्वेशन एक्स वाई जेड में, वो हमेशा क्या रिप्रेजेंट करेगी? प्लेन को। मतलब जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या हो जाएगी? ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी, दिस इज इक्वल टू 0। दिस इज द जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन। क्लियर है ये चीज? तो अब एक्स वाई जेड में कोई भी आपको जनरल इक्वेशन दिखे वो क्या कहलाएगी? प्लेन की इक्वेशन। क्लियर है? अब ये जो अपन ने इक्वेशन लिखी है इसके अंदर ये जो एबीसी है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब एक्स वाई जेड के जो कोफिशिएंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, ये जो एक्स वाई जेड है, सॉरी, एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट है मतलब ए बी सी, ये एक्चुअली क्या रिप्रेजेंट करते हैं? जो प्लेन है, जो प्लेन सरफेस है, उस प्लेन सरफेस के नॉर्मल के डियास। समझे आप? ये जो अपने पास एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट हैं ये एक्चुअली क्या रिप्रेजेंट करेंगे? जो अपने पास प्लेन सरफेस है उस प्लेन सरफेस के जो नॉर्मल है, नॉर्मल का मतलब इस प्लेन के परपेंडिकुलर लाइन, उस लाइन के डियास। तो क्या होगा? दिस इज इक्वल टू, मतलब एबीसी जो अपने पास है वो क्या कहलाएंगे? डी आर्स ऑफ नॉर्मल, नॉर्मल टू द प्लेन।
प्लेन के नॉर्मल के drs। क्लियर है ये चीज? और जो d है वो कांस्टेंट है, इस कांस्टेंट की वैल्यू निकालने के लिए कोई ना कोई इंफॉर्मेशन दे रखी होगी। तो पहली जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है याद रखनी है आपको, वो क्या है कि लाइन की प्लेन की जो जनरल इक्वेशन होती है वो क्या होती है, ax प्लस by प्लस cz प्लस d इक्वल टू 0। इस इक्वेशन में ये जो ए बी सी होते हैं वो क्या होते हैं, उस प्लेन के नॉर्मल के drs। अब कोई पूछे कि सर इस प्लेन के नॉर्मल तो मतलब इस प्लेन के खूब सारे नॉर्मल हो सकते हैं, मतलब इसके परपेंडिकुलर तो बहुत सारी लाइन हो सकती हैं। जैसे आपने ये बनाई, ऐसे ही अपन ये लाइन भी बना सकते हैं, ये भी इसके परपेंडिकुलर है, ये लाइन बना सकते हैं, ये भी इसके परपेंडिकुलर है। तो इनके तो नॉर्मल चेंज मतलब डीआर जो है वो चेंज होते रहेंगे, नहीं होंगे ऐसा। ये सारी लाइन जो है वो इस प्लेन के परपेंडिकुलर है, मतलब आपस में कैसी होंगी, ये पैरेलल होंगी। अब जब आपस में पैरेलल हैं तो सभी के डीआर्स क्या होंगे, सेम होंगे। अगर इस नॉर्मल के डीआर्स ए बी सी दे रखे हैं या फिर 1 2 3 दे रखे हैं, तो इस नॉर्मल के डीआर्स भी अपन 1 2 3 बोल सकते हैं, इस नॉर्मल के डीआर्स भी अपन 1 2 3 बोल सकते हैं। क्लियर है ये चीज? तो अपने पास कोई भी एक नॉर्मल हो, जो उसके डीआर्स होंगे वही अपन को लेने हैं। क्लियर है ये चीज? तो पहली इंफॉर्मेशन तो आपको समझ में आ गई होगी, है ना। अब प्लेन की इक्वेशन निकालने के लिए अपन को क्या क्या इंफॉर्मेशन चाहिए, प्लेन की इक्वेशन निकालने के लिए अपन को क्या क्या इंफॉर्मेशन चाहिए। तो देखो अपने पास ए बी सी जो है, देखो इसके अंदर टोटल 4 अननोन है, ए बी सी और डी, है ना। अब ए बी सी तो क्या है अपने पास, नॉर्मल के डीआर्स, तो इसका मतलब नॉर्मल के डीआर्स अपन को चाहिए। उसके बाद बच रहा है डी, तो डी एक कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू निकालने के लिए कोई ना कोई इंफॉर्मेशन, जैसे मान लो एक पॉइंट पता लग जाए, कोई एक पॉइंट पता लग जाए उस प्लेन पे, तो अपन डी की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो सबसे पहला अपने पास आता है इक्वेशन ऑफ प्लेन, इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू x1 y1 z1, जो इस पॉइंट से पास हो रहा है, एंड हैविंग drs ऑफ नॉर्मल, मतलब नॉर्मल के drs ये अपन को दे रखे हैं a b c। तो ये अपन को प्लेन की इक्वेशन निकालनी है, ठीक है कि नहीं है। चलो आपको जैसे ये बता दिया मैंने कि ax प्लस by प्लस cz प्लस d जो है ये प्लेन की इक्वेशन होती है। अब आपसे अगर कोई पूछे कि बताओ भाई यार xy प्लेन की इक्वेशन क्या होगी, है ना, ये भी एक इंफॉर्मेशन देख लो, इसको भी नोट करके लिख लेना। मान लो ये अपने पास है x एक्सिस, ये अपने पास है y एक्सिस, ये अपने पास है z एक्सिस, ठीक है ना। अब इसके अंदर आपको 3 प्लेन दिख रहे होंगे, कौन कौन से, एक तो xy प्लेन है, एक अपने पास yz प्लेन है, और एक अपने पास xz प्लेन है। अब अपन को इन तीनों प्लेन की इक्वेशन लिखनी है। तो देखो xy जो प्लेन है, xy प्लेन में z कोऑर्डिनेट हमेशा क्या होगा, 0 होगा। तो xy प्लेन की इक्वेशन अपन क्या बोल सकते हैं, z इज इक्वल टू 0। क्लियर है ये चीज? जैसे मान लो 2D में आपसे x एक्सिस की इक्वेशन पूछते थे, तो x एक्सिस की इक्वेशन क्या बोलते थे, y इक्वल टू 0, क्योंकि x एक्सिस पर y 0 होगा और y एक्सिस की x इक्वल टू 0। सिमिलरली अगर अपन xy प्लेन की बात कर रहे हैं तो xy प्लेन पर z क्या होगा, अपने पास 0 होगा, तो उसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, z इक्वल टू 0। अगर बात करी जाए yz प्लेन की, तो yz प्लेन पर क्या होगा, x 0 होगा, तो इसकी इक्वेशन क्या लिखेंगे अपन, x इज इक्वल टू 0। और अगर अपन बात करें xz प्लेन की, तो xz प्लेन पर क्या 0 होगा, y, तो y इज इक्वल टू 0। क्लियर? तो पहली इंफॉर्मेशन तो आपको एक ये याद रखनी है, क्या कि इक्वेशन ऑफ इसमें पहला है xy प्लेन, दूसरा अपने पास है yz प्लेन, और तीसरा है अपने पास xz प्लेन, ठीक है ना। तो xy प्लेन की इक्वेशन क्या पढ़ी अपन ने, z इज इक्वल टू 0, yz प्लेन की x इक्वल टू 0, और xz प्लेन की y इज इक्वल टू 0। अब कोई पूछे आपसे कि बताओ xy प्लेन के पैरेलल अगर कोई प्लेन है तो उसकी इक्वेशन क्या होगी। तो देखो जैसे अपन 2D में पढ़ते थे, ये x एक्सिस है। अब x एक्सिस की इक्वेशन पूछते थे तो y इक्वल टू 0,
और एक्स एक्सिस के पैरेलल कोई लाइन की इक्वेशन पूछते थे तो क्या बोलेंगे, y इज इक्वल टू कांस्टेंट। और ये कांस्टेंट क्या है, जितनी एक्स एक्सिस और इस लाइन के बीच की डिस्टेंस होती है। आ रही है बात समझ में। ऐसे ही अगर आपसे बोल रहा है कि एक्स वाई प्लेन के पैरेलल प्लेन की इक्वेशन निकालो, एक्स वाई प्लेन ये है, आपको इस बोर्ड पे दिख रहा है। अब मैंने ये बनाया एक प्लेन जो एक्स वाई प्लेन के पैरेलल है, एक्स वाई प्लेन के क्या है, पैरेलल, और इस प्लेन से मान लो के डिस्टेंस पर है, तो इसकी इक्वेशन क्या लिखेंगे, तो इसकी इक्वेशन आ जाएगी अपने पास z इज इक्वल टू के, है ना, z इज इक्वल टू के। याद रखने का आसान तरीका है, एक्स वाई प्लेन की इक्वेशन z इक्वल टू 0, तो उसके पैरेलल की z इक्वल टू कांस्टेंट। सिमिलरली अगर xz प्लेन के पैरेलल प्लेन की इक्वेशन पूछे, ये अपने पास xz प्लेन हो गया, अब इसके पैरेलल कोई ऐसा प्लेन है, इसकी इक्वेशन अगर पूछेगा तो क्या बोलेंगे, y इक्वल टू कांस्टेंट। और अगर yz प्लेन के पैरेलल कोई प्लेन है, ये अपने पास yz प्लेन है, इसके पैरेलल कोई प्लेन है, तो इसकी इक्वेशन क्या होगी, y x इक्वल टू कांस्टेंट। क्लियर है। इस पे एक बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है, वो अपन आगे डिस्कस करेंगे। तो यहां तक आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अब जो मैं आपको बता रहा था वो देखिए, इस चीज को भी आप नोट कर लीजिएगा अपने कॉपी में। अब देखो अपन को क्या निकालना है, एक प्लेन की इक्वेशन, एक प्लेन की इक्वेशन जो x1 y1 z1 से पास हो रही है, और उसके प्लेन उस प्लेन के नॉर्मल के drs अपन को पता है क्या है, a, b, c। ये चीज अपन को गिवन होगी, तो इस प्लेन के नॉर्मल के drs अपन लिख लेते हैं क्या, a, b, c। ठीक। और ये जो प्लेन है वो किस पॉइंट से पास हो रहा है, x1, y1, z1 से। ठीक है ना। अब इस प्लेन की इक्वेशन क्या लिखेंगे अपन, तो अपन ने लिख लिया लेट इक्वेशन ऑफ प्लेन, let equation of plane is ax plus by plus cz प्लस, देखो एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट तो क्या रखने हैं, जो अपने पास इस प्लेन के नॉर्मल के डीआर हैं, तो वो अपन ने रख लिए ए बी सी। अब यहां पर एक कांस्टेंट लिख दिया के, दिस इज इक्वल टू 0। अब इस कांस्टेंट की वैल्यू अपन को निकालनी है। इस कांस्टेंट की वैल्यू निकालने के लिए ये इन्फॉर्मेशन दे रखी है कि ये जो प्लेन है वो x1 y1 z1 से पास हो रहा है, तो चलो x1 y1 z1 इसमें पास करा देते हैं। तो क्या आएगा अपने पास, a इंटू x1 प्लस b इंटू y1 प्लस c इंटू z1 प्लस k इज इक्वल टू 0। क्लियर है ये चीज। अपन ने x1 y1 z1 इस प्लेन में सेटिस्फाई करा दिया। अब इससे अपन k की वैल्यू निकालें, तो k की वैल्यू क्या आएगी, इस पूरे एक्सप्रेशन को उधर पहुंचा दो, तो माइनस टाइम्स ax1 प्लस by1 प्लस cz1, ये k की वैल्यू आ गई। ये k की वैल्यू उठा के इस इक्वेशन में अपन रख देते हैं, ये जो इक्वेशन लिखी है फर्स्ट, इसमें अपन रख देते हैं। तो देखो क्या आएगा अपने पास, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड प्लेन, रिक्वायर्ड प्लेन क्या आएगी अपने पास, ax प्लस by प्लस cz। ठीक, ये तो लिखा ही हुआ था, ये तो अपन को पता ही था। अब k की जगह अपन को क्या लिखना है, माइनस टाइम्स ऑफ ax1 प्लस by1 प्लस cz1, दिस इज इक्वल टू कितना, 0। क्लियर है ये चीज। अब इसमें अपन अगर a कॉमन ले लें तो क्या बचेगा, a इंटू एक्स माइनस x1 प्लस by, और by1 में b कॉमन आ रहा है, तो क्या आ जाएगा, y माइनस y1 प्लस c कॉमन लिया, z माइनस z1, दिस इज इक्वल टू 0। तो ये अपने पास प्लेन की इक्वेशन निकल के आ गई। ठीक है ना। ये कौन सी इक्वेशन है, कौन से प्लेन की इक्वेशन है, जो x1 y1 z1 से पास हो रहा है, और उस प्लेन के नॉर्मल के drs अपन को पता है क्या है, a b और c। तो पहली चीज आपको ये याद रखनी है। क्लियर है ये चीज। अब इस पे अगर क्वेश्चन आएगा, मतलब पॉइंट आपको दे रखा होगा, drs के नॉर्मल के drs दे रखे होंगे, तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लीजिए। चलिए आपने नोट कर लिया होगा। अब मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल आपसे बोला जाए कि एक प्लेन की इक्वेशन निकालनी है, एक प्लेन की इक्वेशन निकालनी है, वो अपने पास
0,1,2 से पास हो रहा है, 0,1,2 से पास हो रहा है, एंड drs ऑफ नॉर्मल के drs अपन को दे रखे हैं क्या, 0,54। अब इस प्लेन की इक्वेशन क्या होगी, ठीक डायरेक्ट तरीका है, पॉइंट पता है x1 y1 z1, नॉर्मल के drs जो दे रखे हैं वो क्या है a b c, तो इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या लिखेंगे, इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड प्लेन। देखो ये जो आपको बताया ये सबसे बेसिक फॉर्म है, अगर ये बेसिक फॉर्म समझ में आ गई तो आगे अपन जितने भी टाइप्स पढ़ेंगे, जितनी भी फॉर्म पढ़ेंगे प्लेन की, वो आसानी से आपको समझ में आती जाएंगी। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड प्लेन क्या लिखेंगे, a इंटू 0 इंटू एक्स माइनस x1, तो ये तो 0 ही हो जाना है, प्लस b इंटू वाई माइनस y1 प्लस c इंटू z माइनस z1, दिस इज इक्वल टू कितना 0, तो ये तो 0 हो गया, यहां से क्या आ गया 5y प्लस का 4z माइनस का 5 एंड माइनस का 8, तो ये हो जाएगा अपने पास माइनस का 13, दिस इज इक्वल टू 0। क्लियर है ये चीज। आप एक ये याद रख लें, जैसे स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन निकालनी थी, 3D में अपन को स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन निकालनी थी, तो दो इंफॉर्मेशन चाहिए थी, क्या क्या, या तो अपन को दो पॉइंट पता लग जाए उस लाइन पे, या फिर एक पॉइंट पता लग जाए और उस लाइन के डीआरस पता लग जाए। सिमिलरली ये दिमाग में बैठा लो कि अगर अपन को प्लेन की इक्वेशन निकालनी है, अगर अपन को प्लेन की इक्वेशन निकालनी है, तो अपन को या तो ये मतलब एक पॉइंट चाहिए और उस प्लेन के नॉर्मल के डीआर चाहिए, अपन को क्या चाहिए, प्लेन एक पॉइंट चाहिए जिससे वो पास हो रहा है और उस प्लेन के नॉर्मल के डीआर चाहिए। क्लियर है ये चीज, कोई दिक्कत तो नहीं है। अपन इसी को आधार लेकर आगे की फॉर्म पढ़ेंगे, इसी को आधार लेकर अपन आगे की फॉर्म पढ़ेंगे। तो आई थिंक ये फॉर्म तो आपको क्लियर हो गई होगी। अब नेक्स्ट अपने पास आता है, इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू 3 गिवन पॉइंट्स। ठीक, अब अपन को एक प्लेन की इक्वेशन निकालनी है जो 3 गिवन पॉइंट से पास हो रही है। अब इसका कोई फॉर्मूला नहीं आएगा अपने पास, है ना, जैसे अभी इसके पहले जो अपन ने फॉर्म पढ़ी उसका तो एक फॉर्मूला बना लिया, a इंटू एक्स माइनस x1 प्लस बी इंटू वाई माइनस y1 प्लस c इंटू z माइनस z1 इक्वल टू 0। लेकिन अब ये है प्लेन की इक्वेशन निकालनी है जो 3 पॉइंट से पास हो रहा है, तो इसके लिए अपन क्या कोई फॉर्मूला नहीं बना सकते, है ना, इसका अपन जो मेथड होगा, जो एल्गोरिथम होगा वो पढ़ेंगे। ये अपने पास मान लो एक प्लेन है ना, ये अपने पास एक प्लेन है। अब अपन को इस प्लेन की इक्वेशन निकालनी है जो 3 गिवन पॉइंट से पास हो रहा है। चलो इसको अपन एक एग्जांपल लेकर समझते हैं। तो मान लीजिए अपन को एक प्लेन की इक्वेशन निकालनी है जो 3 पॉइंट से पास हो रहा है। पहला है अपने पास 2, 2, -1, दूसरा अपने पास पॉइंट है 3, 4, 2, और तीसरा जो अपने पास पॉइंट है वो है 7, 0, 6। अपन को इन 3 पॉइंट से पास होने वाले प्लेन की इक्वेशन निकालनी है। अब कैसे निकालेंगे अपन, तो देखो अपन को क्या चाहिए होता है प्लेन की इक्वेशन निकालने के लिए, एक पॉइंट चाहिए होता है और उस प्लेन के नॉर्मल के डीआर चाहिए होते हैं। अब यहाँ पर अपने पास पॉइंट तो 3 दे रखे हैं, लेकिन इस प्लेन के नॉर्मल के डीआर पता है क्या, वो नहीं पता। तो अब अपन क्या करेंगे, मान लेते हैं कि इस प्लेन के नॉर्मल के जो डीआरस हैं वो हैं ए बी और सी, तो लेट डीआरस ऑफ नॉर्मल ऑफ प्लेन के जो नॉर्मल के डीआरस हैं वो अपन ने क्या मान लिए, ए बी सी। अब अपन को ए बी सी की वैल्यू निकालनी है, ठीक है कि नहीं है। अब प्लेन के नॉर्मल के डीआरस अपन ने ए बी सी मान लिए, है ना। अब इन तीन में से कोई भी एक पॉइंट ले लो जो आपकी मर्जी हो, क्योंकि अपन इक्वेशन क्या लिखते हैं, a इंटू एक्स माइनस x1 प्लस बी इंटू वाई माइनस y1 प्लस सी इंटू जेड माइनस z1। अब x1 y1 z1 अपन इन तीनों में से किसी को भी ले सकते हैं, तो जो आपको अच्छे लग रहे हो वो ले लो। चलो मैं a पॉइंट ले रहा हूं, तो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ प्लेन की इक्वेशन क्या लिखूंगा, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या लिखी जाएगी, a इंटू एक्स माइनस x1, तो x माइनस x1 का मतलब क्या हुआ, x माइनस 2
प्लस b इंटू वाई माइनस वाई वन, मतलब y माइनस टू प्लस सी इंटू जेड माइनस का z1। तो z1 कितना आ जाएगा, z प्लस वन, दिस इज इक्वल टू 0। ये होगी प्लेन की इक्वेशन या नहीं होगी। अब यहां पर अपन को एबीसी की वैल्यू निकालनी है, तो यहां तक तो चलो अपन ने कर लिया। अब क्या किया जाए, ये प्लेन में अपन ने ये पॉइंट सेटिस्फाई करा के निकाली, अभी ये जो इक्वेशन निकाली है इस पॉइंट को सेटिस्फाई करा के निकाली है। अब ये दोनों जो पॉइंट हैं ये भी तो इस प्लेन पे लाई कर रहे हैं, तो जब ये दोनों पॉइंट भी इस प्लेन पे लाई कर रहे हैं तो ये इसको सेटिस्फाई करेंगे। तो चलो अब अपन बी पॉइंट सेटिस्फाई करा देते हैं। कौन सा पॉइंट सेटिस्फाई करा रहे हैं, बी पॉइंट सेटिस्फाई करा रहे हैं। बी पॉइंट क्या है, 342, तो एक्स वाई जेड की जगह 342 लिखो। तो यहां लिखोगे 3, तो क्या आएगा अपने पास a प्लस यहां आएगा 4 माइनस 2 मतलब 2b, और z कोऑर्डिनेट कितना है 2, तो प्लस का 3c, दिस इज इक्वल टू 0। ये अपने पास एबीसी में एक इक्वेशन बन चुकी है। अब सी पॉइंट सेटिस्फाई कराओ, तो सी पॉइंट सेटिस्फाई कराओगे तो 7 माइनस 2 कितना आएगा, सी पॉइंट सेटिस्फाई कराने के बाद 7 माइनस 2 दैट इज 5a प्लस, फिर 0 रखोगे तो 0 माइनस 2, तो माइनस का 2 आएगा तो माइनस का 2b एंड प्लस का 6 रखेंगे तो 7c, दिस इज इक्वल टू क्या, 0। इक्वेशन सेकंड। क्लियर है ये चीज। अब देखो ये काम अपन ने स्ट्रेट लाइन में भी किया था कि अगर अपने पास एबीसी में दो होमोजीनियस इक्वेशन बन गई तो अपन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगाकर एबीसी की प्रोपोर्शनल वैल्यू निकाल सकते हैं। और जो प्रोपोर्शनल वैल्यू निकल के आती थी, मतलब a अपॉन 3 b अपॉन 2 इक्वल टू c अपॉन 4, तो 3 4 2 इन्हीं को क्या मान लेते थे अपन, डी आर। तो अब अपन क्या करेंगे, इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगाकर एबीसी की प्रोपोर्शनल वैल्यू निकालेंगे, ठीक है ना। तो क्या आएगा अपने पास, a डिवाइडेड बाय 2 इंटू 7 14, 14 प्लस 6, तो ये हो जाएगा 20। आ रही बात समझ में, 14 प्लस का 6, दिस इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन 1 इंटू 7 7 7 माइनस का 15, तो ये बचेगा अपने पास माइनस का 8, दिस इज इक्वल टू सी अपॉन तो माइनस का 2 एंड माइनस का 10, तो ये आ जाएगा अपने पास माइनस का 12। यहां से माइनस माइनस कैंसिल कर दिया तो अपने पास आया क्या है निकल के, a अपॉन 20, दिस इज इक्वल टू b अपॉन 8, दिस इज इक्वल टू c अपॉन माइनस का 12। आ रही है बात समझ में। अब ये जो है 12 8 और माइनस 12 है ना, 20 8 और माइनस 12, इसको अपन एक कॉमन नंबर से डिवाइड कर सकते हैं, तो इसको अपन 4 से डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, a अपॉन 5, दिस इज इक्वल टू b अपॉन 2, दिस इज इक्वल टू c अपॉन माइनस 3। देयरफॉर drs ऑफ नॉर्मल, तो नॉर्मल के डीआर्स क्या निकल के आ गया बेटा अपने पास, 5, 2, माइनस का 3। क्लियर है यहाँ तक, 5, 2, माइनस 3। देखो किया कुछ नहीं है अपन ने। देखो यहाँ पे सबसे पहले नॉर्मल के डीआर्स मान लिए ए बी सी, फिर अपन ने किसी भी एक पॉइंट को लेकर प्लेन की इक्वेशन लिख दी, ठीक है। अब अपन को एबीसी में दो होमोजीनियस इक्वेशन बना ली थी, तो अपन ने क्या किया, जो बचे हुए दो पॉइंट थे उनको सेटिस्फाई करा के दो इक्वेशन बनाई, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगाया और उससे अपन ने नॉर्मल के डीआर्स निकाल लिए। आई थिंक यहां तक तो आपको समझ में आ गया होगा। अब अपन को क्या करना था, इक्वेशन लिखनी थी, तो इक्वेशन आ गई। अब तो नॉर्मल के डीआर्स पता है तो ए बी सी की वैल्यू रख दो और ये अपने पॉइंट भी लिखे हुए हैं। तो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड प्लेन, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड प्लेन क्या बोल सकते हैं, क्या बोलेंगे, a की जगह क्या रखना है 5 इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 2 इंटू वाई माइनस 2 प्लस माइनस 3 इंटू जेड प्लस 1, दिस इज इक्वल टू 0। क्लियर, एग्जाम में यहां छोड़ के नहीं आना, इसको सिंप्लीफाई करना है। तो क्या आएगा अपने पास, 5x प्लस का 2y माइनस का 3z। अब देखो कांस्टेंट क्या आएगा, -10 यहां से, -4 यहां से और -3 यहां से, तो ये हो गया -17 और इसको उधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 17। दिस इज द इक्वेशन ऑफ प्लेन। क्लियर है ये चीज, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो जब भी आपको प्लेन की इक्वेशन निकालनी हो जो 3 गिवन पॉइंट से पास हो रहा है, बिल्कुल इसी तरीके से निकालेंगे, इसका कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है, ठीक है ना। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं इस टाइप का, इसको वीडियो को पॉज करके इसको नोट करिए।
आई थिंक नोट कर लिया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास है, शो दैट द फॉलोइंग पॉइंट्स आर कोप्लेनर। शो दैट द फॉलोइंग पॉइंट्स आर कोप्लेनर, मतलब अपन को चार पॉइंट्स दे रखे हैं। पहला है 0, -1, 0। दूसरा अपने पास है 2, 1, -1। तीसरा अपने पास है 1, 1, 1 और चौथा पॉइंट है 3, 3, 0। अपन को ये प्रूव करना है कि ये चारों पॉइंट जो है कोप्लेनर हैं। कोप्लेनर का मतलब क्या हुआ कि चारों जो पॉइंट हैं वो सिर्फ एक प्लेन पर लाई कर रहे हैं। क्लियर है ये चीज? चारों जो पॉइंट हैं वो एक प्लेन पर लाई कर रहे हैं, है ना। देखो तीन पॉइंट जो होते हैं वो तो हमेशा एक प्लेन पर लाई करते हैं। जैसे लाइन पे अपन लाइन के बारे में क्या बोलते हैं, अगर दो पॉइंट लिखे बनाए हैं अपन ने तो ये दोनों पॉइंट हमेशा कोलिनियर होंगे या नहीं? दो पॉइंट हमेशा एक लाइन पे लाई करते हैं। लेकिन अगर तीन पॉइंट की बात हो रही है तो वो कोलिनियर हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। सिमिलरली अगर अपने पास तीन पॉइंट दे रखे हैं तो ये तीन पॉइंट 100% क्या होंगे? कोप्लेनर होंगे। मतलब इन तीन पॉइंट से एक प्लेन पास हो रहा होगा। लेकिन अगर चार पॉइंट दे रखे हैं, पांच दे रखे हैं, तो वो पॉइंट्स जो है कोप्लेनर हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। क्लियर है ये चीज? अब इसमें अपन को प्रूव करना है कि ये चारों पॉइंट जो है कोप्लेनर हैं। तो कैसे करेंगे अपन इन चारों में से किन्हीं भी तीन का यूज करके एक प्लेन की इक्वेशन निकालेंगे। जैसे मान लो अपन ने इन तीनों पॉइंट को यूज करके एक प्लेन की इक्वेशन निकाली, मतलब ये तीनों पॉइंट तो उस प्लेन पे हो गए। उसके बाद ये जो चौथा पॉइंट है, अगर ये उस प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दिया, मतलब ये भी उस प्लेन पे आ रहा है, तो ये तीन तो थे और ये भी उस पे आ रहा है, तो चारों पॉइंट्स कैसे हो जाएंगे? कोप्लेनर हो जाएंगे। तो ये अपना एल्गोरिथम रहेगा। आ रही है बात समझ में? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट, सबसे पहले क्या मानना था अपन को कि लेट drs ऑफ नॉर्मल ऑफ प्लेन, ये अपन ने मान लिए a, b, c के प्लेन का जो नॉर्मल है उसके dr हैं अपने पास a, b और c। ठीक, इन तीन पॉइंट का बेटा यूज कर रहे हैं। डायग्राम बनाना चाहो तो डायग्राम भी बना सकते हो। ये पॉइंट हो गया पहला 0, -1, 0, इसको a नाम दे देते हैं। दूसरा पॉइंट है b 2, 1, -1 और तीसरा पॉइंट है c 1, 1, 1। इन तीन पॉइंट का यूज करके अपन प्लेन की इक्वेशन निकालने वाले हैं। तो प्लेन के नॉर्मल के डीआर्स तो अपन ने क्या मान लिए हैं? a, b, c। ठीक है ना। अब इक्वेशन क्या लिखेंगे? देयरफॉर इक्वेशन ऑफ प्लेन। जो आपको मेथड बताया है सिर्फ वही करना है, इसके अलावा कोई चेंजेस नहीं करने। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या लिखेंगे अपन? a इंटू अब एक पॉइंट लेना होता है x1, y1, z1, जो अच्छा लग रहा हो वो ले लेते हैं। इसमें बढ़िया दो जीरो दिख रहे हैं, यही पॉइंट ले लें। तो x - 0 मतलब x प्लस b इंटू y - y1, तो ये हो जाएगा y + 1 प्लस c इंटू z - z1 मतलब cz, दिस इज इक्वल टू 0। क्लियर है ये चीज? तो ये अपन ने प्लेन की इक्वेशन लिख ली। अब ये दोनों जो पॉइंट हैं, मतलब ए पॉइंट का तो यूज करके अपन ने इक्वेशन लिखी है। अब बी और सी जो पॉइंट है वो भी इस प्लेन पर लाई कर रहे हैं। तो सिंस स्कूल में जब आप करो तो ये लैंग्वेज लिखते जाना, सिंस बी एंड सी ऑल्सो lie on प्लेन देयरफॉर अब अगर बी पॉइंट सेटिस्फाई कराओगे, मतलब 2, 1, -1, तो रखो यहाँ पे, तो क्या आएगा? 2a, फिर y की जगह क्या रखना है? 1, तो प्लस का 2b और z की जगह क्या रखना है? -1, तो माइनस का c, दिस इज इक्वल टू 0। ये अपने पास पहली इक्वेशन हो गई। क्लियर है? और c पॉइंट सेटिस्फाई कराओगे मतलब 1, 1, 1, तो क्या आएगा? a प्लस 2b प्लस का c, दिस इज इक्वल टू 0। दिस इज अवर इक्वेशन सेकेंड। अब दो इक्वेशन बन गई, एबीसी में दो होमोजेनियस बन गई। अब पता ही है क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगाओगे और एबीसी की वैल्यू निकाल लोगे। तो क्या आएगा? देखो फिक्स स्टेप है, क्वेश्चन करते करते ये प्रैक्टिस हो जाती है कि हाँ ये आ गया तो इसका क्या करना है। a/2 माइनस का प्लस का 2, तो ये हो जाएगा a/4, दिस इज इक्वल टू माइनस b/2 × 1 2 माइनस का
प्लस का 1, तो ये हो जाएगा 3, दिस इज इक्वल टू c अपॉन 4 माइनस का 2, दैट इज 2। क्लियर है ये चीज? इस माइनस को इसके नीचे पहुंचा दो, तो क्या आ गया, a अपॉन 4 दिस इज इक्वल टू b अपॉन माइनस 3 दिस इज इक्वल टू c अपॉन 2। देयरफॉर drs ऑफ नॉर्मल, नॉर्मल के drs क्या निकल के आ गए अपने पास, 4 कॉमा माइनस 3 कॉमा 2। ये एबीसी की वैल्यू निकल के आ गई, नॉर्मल के drs पता लगा, मतलब एबीसी रख दो उठा के यहाँ पे, जो मेन इक्वेशन ये अपन ने लिखी थी। तो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड प्लेन क्या आ जाएगी, x a की जगह रखना है 4, तो 4x, b की जगह क्या रखना है -3, तो -3 टाइम्स y प्लस 1 और प्लस का 2z, दिस इज इक्वल टू 0। लेकिन बताया अभी एग्जाम में इस तरीके से नहीं छोड़ना है, प्रॉपर ax प्लस by प्लस cz प्लस d इक्वल टू 0 के फॉर्म में लिखना है। तो ये आ गया 4x माइनस का 3y प्लस का 2z -3 इक्वल टू 0, या फिर -3 को उधर ले जाओ तो दिस इज इक्वल टू 3। क्लियर है ये चीज? तो आई थिंक अच्छे से समझ में आ गया होगा कि अगर अपन को 3 पॉइंट नहीं, अभी अपना कंप्लीट नहीं हुआ, अच्छा अपन को इसमें कोप्लेनर प्रूफ करना था, तो ये तो प्लेन की इक्वेशन निकल के आ गई। अब ये पॉइंट सेटिस्फाई करा के देखेंगे, कौन सा, नाउ ये तो अभी अपन ने प्लेन की इक्वेशन निकाली है। नाउ अब अपन 3,3,0 ये पॉइंट सेटिस्फाई करा के देखेंगे, तो रखो इसके अंदर x की जगह 3, y की जगह 3, z की जगह 0, तो क्या आएगा 4 इंटू 3 माइनस का 3 इंटू 3 प्लस का 2 इंटू 0 माइनस का 3, ये आ जाएगा अपने पास 12 माइनस 9 प्लस 2 इंटू 0 कितना 0 माइनस का 3, तो 12 माइनस का 12 कितना आ गया 0। मतलब जो चौथा पॉइंट था वो भी इस प्लेन पे लाई कर रहा है, मतलब चारों पॉइंट कैसे हो गए, कोप्लेनर। क्लियर है ये चीज? इसमें कभी कभी क्वेश्चन ऐसा भी दे देते हैं कि यहाँ पे ना क्या दे देंगे, मान लो k दे दिया, बोला कि ये चारों पॉइंट कोप्लेनर हैं तो k की वैल्यू निकालो, तो अपन क्या कर सकते हैं, जिनमें अननोन नहीं है, मतलब इन तीनों में किसी में भी अननोन नहीं है, कोई भी कोऑर्डिनेट अननोन नहीं है, इसमें अपने पास z कोऑर्डिनेट क्या है, अननोन है, मतलब k दे रखा है, तो अपन इन तीनों का यूज करके प्लेन की इक्वेशन निकालते और ये वाला पॉइंट सेटिस्फाई करा देते। अगर मान लो यहाँ पे 0 होता और यहाँ पे कोई अननोन होता, k लिखा होता, तो फिर अपन पहला, दूसरा और चौथा ये पॉइंट का यूज करके प्लेन की इक्वेशन निकालते और इस पॉइंट को सेटिस्फाई करा देते। क्लियर है ये चीज? तो आई थिंक आप ये तो समझ गए होंगे कि प्लेन की अगर 3 पॉइंट दे रखे हो तो प्लेन की इक्वेशन कैसे निकालनी है। अब नेक्स्ट अपने पास आता है इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ द प्लेन। ये चीज आपने 2D में स्ट्रेट लाइन में भी पढ़ रखी है, इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ अ प्लेन। इंटरसेप्ट फॉर्म, ठीक। अब 2D में अपन ने इंटरसेप्ट फॉर्म क्या पढ़ी थी वो सुने। अपन को एक लाइन की इक्वेशन निकालनी है, अपन को एक लाइन की क्या करनी है, इक्वेशन निकालनी है, जिसका x इंटरसेप्ट कितना है a और y इंटरसेप्ट कितना है b। अब ये इंटरसेप्ट होते क्या हैं, x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट क्या होते हैं, लाइन x एक्सिस को जिस पॉइंट पे कट कर रही है उस पॉइंट की, जैसे मान लो ये a पॉइंट है, तो a पॉइंट की ओरिजिन से डिस्टेंस, मतलब ये डिस्टेंस क्या कहलाएगा, x इंटरसेप्ट। और लाइन y एक्सिस को जिस पॉइंट पे कट कर रही है इसको नाम दिया b, इस पॉइंट की ओरिजिन से डिस्टेंस क्या कहलाएगी अपने पास, y इंटरसेप्ट। तो ये अपने पास x इंटरसेप्ट है, ये अपने पास y इंटरसेप्ट है। तो लाइन की इक्वेशन अपन क्या लिखते थे, x अपॉन x इंटरसेप्ट मतलब x अपॉन a प्लस y अपॉन y इंटरसेप्ट मतलब y अपॉन b, दिस इज इक्वल टू 1। क्लियर है ये चीज? और निकालते कैसे थे, अगर ये पॉइंट अपने पास क्या है, a डिस्टेंस दूरी पर है, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे a, 0 और ये अपने पास b डिस्टेंस पर है और y एक्सिस पर है, तो x कोऑर्डिनेट 0 और y कोऑर्डिनेट b हो जाएगा। अब दो लाइन की इक्वेशन निकालनी होती है जो इन दो पॉइंट से पास हो रही है, तो इस तरीके से अपन निकाल सकते थे। सिमिलरली 3D में भी अपने पास क्या होती है, प्लेन की इक्वेशन किसमें, इंटरसेप्ट फॉर्म में। ये अपने पास मान लो कोऑर्डिनेट प्लेन है ना, ये x एक्सिस, y एक्सिस और ये z एक्सिस। अब एक प्लेन है, तो देखो आपको है ना प्लेन का सरफेस दिखेगा कैसे,
मतलब एक अगर प्लेन तीनों एक्सिस को कट करेगा तो आपको जो सरफेस दिखेगी वो कैसी दिखेगी, इस टाइप की ट्रायंगुलर दिखेगी। कोई ऐसा नहीं है ट्रायंगुलर प्लेन है। और एक चीज याद रखें, जैसे मान लो अपन ने ये प्लेन बनाया है तो ऐसा नहीं है कि ये प्लेन सिर्फ इतना ही है, ये यहाँ पे कहाँ तक जा रहा है, इनफाइनाइट तक, है ना। ऐसे में कहाँ तक जा रहा है, इनफाइनाइट तक। ऐसे में कहाँ जा रहा है, इनफाइनाइट। ऐसे में कहाँ जा रहा है, इनफाइनाइट। जैसे लाइन अपन बनाते हैं तो लाइन की लेंथ फिक्स होती है क्या, ऐसे ही अगर अपन ने प्लेन बनाया है तो इसकी भी लेंथ कोई फिक्स नहीं होगी। क्लियर है ये चीज। तो यहाँ पर अपने पास ये जो अपने प्लेन दिख रहा है आपको, ऐसा नहीं है कि ट्रायंगुलर है, ये एक्चुअली एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस को कट कर रहा है। तो आप जब इसको देखोगे तो आपको ये सरफेस कैसी दिखेगी, ट्रायंगुलर दिखेगी। आ रही है बात समझ में। तो अब मान लेते हैं कि ये जो प्लेन है वो एक्स एक्सिस को ए पॉइंट पे कट कर रहा है, वाई एक्सिस को बी पॉइंट पे और जेड एक्सिस को सी पॉइंट पे। ओरिजिन से ए पॉइंट की जो डिस्टेंस है वो है ए, ओरिजिन से बी पॉइंट की जो डिस्टेंस है वो है बी, और ये जो डिस्टेंस है वो है मान लो सी। मतलब एक्स, ये क्या कहलाएगा अपने पास, इस प्लेन का एक्स इंटरसेप्ट, है ना। एक्स एक्सिस को जिस पॉइंट पे कट कर रहा है उसकी ओरिजिन से डिस्टेंस। बी क्या कहलाएगा, प्लेन का वाई इंटरसेप्ट। और सी क्या कहलाएगा, प्लेन का जेड इंटरसेप्ट। तो अपन क्या लिखेंगे, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ प्लेन, इक्वेशन ऑफ प्लेन। अगर अपन को इंटरसेप्ट दे रखे हो तो अपन प्लेन की इक्वेशन क्या लिखेंगे। और ये जो अपन फॉर्मूला लिख रहा हूं ये अपन डायरेक्टली एग्जाम में भी यूज कर सकते हैं, एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी प्लस जेड अपॉन सी, दिस इज इक्वल टू कितना, 1, है ना। एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी प्लस जेड अपॉन सी, दिस इज इक्वल टू 1। अब ये आया कैसे होगा, तो देखो ए पॉइंट जो है वो एक्स एक्सिस पर है और ओरिजिन से कितनी दूरी पर है, ए। तो अपन ए के कोऑर्डिनेट क्या लिखेंगे, ए कॉमा 0,0। फिर बी जो पॉइंट है वाई एक्सिस पर है और कितनी दूरी पर है ओरिजिन से, बी डिस्टेंस पर। तो इसके कोऑर्डिनेट क्या लिखे जाएंगे, 0,b,0। सिमिलरली सी जो पॉइंट है वो किस पर है, जेड एक्सिस पर और कितनी दूरी पर है, सी। तो इसके कोऑर्डिनेट 0,0,c। 3 पॉइंट अपन को पता है, 3 पॉइंट अपन को पता है प्लेन पर। तो अपन प्लेन की इक्वेशन निकाल सकते हैं। इसके पहले अपन ने वही सीखा था, इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू 3 पॉइंट। वो मेथड जब आप लगाओगे तो इक्वेशन इस तरीके से निकल कर आ जाएगी। लेकिन आपको ये रिजल्ट याद करना है, आपको ये रिजल्ट याद रखना है। और एग्जाम में, मतलब बोर्ड के एग्जाम में भी इसको आप डायरेक्टली यूज कर सकते हो। इस तरीके से डिराइव करने की जरूरत नहीं है कि आपने जो पॉइंट वाला तरीका पढ़ा था उस तरीके से करें। क्वेश्चन जो पूछा जाएगा उसमें सीधे एक्स इंटरसेप्ट, वाई इंटरसेप्ट, जेड इंटरसेप्ट दिया जाएगा, आप डायरेक्टली इसको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है ना, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो दिया हो कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन having 2, -4,5 its intercepts on coordinate एक्सिस। ठीक है ना, कोऑर्डिनेट एक्स है, मतलब पूरा प्रॉपर लिखा होगा एक्स वाई जेड एक्सिस, है ना। मैंने ऐसे लिख दिया कोऑर्डिनेट एक्स है, मतलब ये एक्स इंटरसेप्ट है, ये वाई इंटरसेप्ट है और ये जेड इंटरसेप्ट। तो सीधे अपन क्या लिखेंगे, इक्वेशन ऑफ प्लेन एक्स अपॉन 2 प्लस वाई अपॉन -4 प्लस जेड अपॉन 5, दिस इज इक्वल टू 1, है ना। लेकिन आपको बोर्ड में यहाँ पे छोड़ना नहीं है, एलसीएम वगैरह लेके वही प्रॉपर जो फॉर्म है ax प्लस by प्लस cz प्लस d इक्वल टू 0 उस फॉर्म में लिखना है। तो देखो 4, 5 और 2 का एलसीएम कितना आएगा, 20। तो यहाँ पे अपने पास 20 तो एलसीएम आ गया। इस माइनस को अगर अपन ऊपर पहुंचा दें या यहाँ पहुंचा दें तो यहाँ माइनस आ जाएगा। अब क्या आएगा, 20 को 2 से डिवाइड करोगे तो 10, तो 10x माइनस का 5y प्लस का 4z, दिस इज इक्वल टू 1। 20 का क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 10x माइनस का 5y प्लस का 4z, दिस इज इक्वल टू 20। क्लियर है ये चीज, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो ये हो गई अपने पास प्लेन की कौन सी फॉर्म, इंटरसेप्ट फॉर्म, है ना। इसमें डायरेक्टली अपन को रिजल्ट यूज करना है। अब इस पे कुछ अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं, वो अपन डिस्कस करते हैं। पहले आप इसको नोट कर लीजिए।
पानी दे। तो आपने इसको नोट कर लिया होगा। अब इस पर एक तो अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं, देखिए वो, है ना। एक जैसे पहले सिंपल क्वेश्चन कर लेते हैं। रिड्यूस द इक्वेशन ऑफ द प्लेन, रिड्यूस द इक्वेशन ऑफ प्लेन, इक्वेशन ऑफ प्लेन 2x प्लस 3y माइनस का 4z दिस इज इक्वल टू 12 टू द इंटरसेप्ट फॉर्म। हमें इस प्लेन की इक्वेशन को इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है और फिर अपन को x इंटरसेप्ट, y इंटरसेप्ट, z इंटरसेप्ट निकालने हैं, ठीक है ना। अब बोर्ड में एक्चुअली आता है तो वो प्रॉपर एक तरीका है। अगर कंपटीशन में अपन को जरूरत पड़ती है कि इस प्लेन का बताओ z इंटरसेप्ट क्या होगा, तो वो अपन आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है ना। देखो z इंटरसेप्ट अपन को निकालना है तो प्लेन z एक्सिस को यहाँ कट करेगी, वहां पे x और y तो क्या होगा, 0, तो सीधे x और y 0 रखो और z की वैल्यू निकाल लो, तो क्या पता लग जाएगा, z इंटरसेप्ट, है ना। जैसे इसी में आपसे पूछा जाए कि बताओ x इंटरसेप्ट क्या होगा, तो फॉर x इंटरसेप्ट के लिए अपन क्या करेंगे, पुट y इज इक्वल टू z इक्वल टू 0, इसको 0 के इक्वल रख देंगे, तो क्या आ जाएगा अपने पास 2x माइनस इक्वल टू 12, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 6, ये हो गया अपने पास x इंटरसेप्ट। सिमिलरली अगर अपन को निकालना होता y इंटरसेप्ट तो क्या करते, x और z की वैल्यू 0 रख देते, x और z की वैल्यू 0 रखोगे तो क्या आएगा 3y इक्वल टू 12, तो y कितना आ गया अपने पास 4। अरे बस समझ में। और अगर z इंटरसेप्ट निकालना है, z इंटरसेप्ट, तो क्या होगा अपने पास x इक्वल टू वाई इज इक्वल टू 0, तो x और y को 0 रखोगे तो माइनस का 4z दिस इज इक्वल टू 12, z कितना आ जाएगा माइनस का 3। क्लियर है ये चीज। अब देखो कुछ बच्चे पूछते हैं कि सर जो आपने इंटरसेप्ट बताया था वो तो डिस्टेंस थी, तो डिस्टेंस नेगेटिव कैसे आ रही है, बिल्कुल डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होती, लेकिन z इक्वल टू -3 आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो प्लेन है वो z एक्सिस को नेगेटिव साइड कट कर रहा है। अगर अपने पास इंटरसेप्ट पॉजिटिव आते हैं तो पॉजिटिव साइड कट कर रहा है, और नेगेटिव आ रहे हैं तो नेगेटिव साइड कट कर रहा है। इसमें x और y इंटरसेप्ट कैसे हैं, पॉजिटिव, तो इसका मतलब पॉजिटिव x एक्सिस पॉजिटिव y एक्सिस को कट कर रहा है और साथ ही साथ नेगेटिव z एक्सिस को। अगर क्वेश्चन में वो पूछे लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट, क्या लिखा हो, लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट, तो ये कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकते, ये कभी नेगेटिव नहीं होंगे, क्योंकि इंटरसेप्ट की मतलब जो लेंथ होती है वो तो हमेशा कैसी होगी, पॉजिटिव होगी। तो अगर अपने पास नेगेटिव, जैसे मान लो बोलता है कि लेंथ ऑफ जेड इंटरसेप्ट क्या होगी, तो भले ही अपने पास नेगेटिव आ रहा है लेकिन लेंथ क्या बताएंगे अपन, पॉजिटिव, मतलब इसका मॉड, तो ये आ जाएगा अपने पास कितना, 3। क्लियर है बच्चों ये चीज, है ना। अब स्कूल में इस तरीके से नहीं कर सकते, देखो अब जैसे वैसे अपन को अगर इसको उस फॉर्म में लिखना होता है, किसमें, इंटरसेप्ट फॉर्म में, तो कैसे लिख देते, इंटरसेप्ट फॉर्म क्या है, x अपॉन x इंटरसेप्ट, तो x इंटरसेप्ट कितना है 6, प्लस y अपॉन y इंटरसेप्ट, तो y अपॉन y इंटरसेप्ट कितना है 4, प्लस z अपॉन z इंटरसेप्ट मतलब माइनस का 3 दिस इज इक्वल टू 1। ये अपना आंसर आ जाता है ना, ये अपना आंसर आ जाता। लेकिन स्कूल में अपन को इस तरीके से नहीं लिखना, स्कूल में अपन किस तरीके से करेंगे, स्कूल में अपन किस तरीके से करेंगे, देखो अपने पास इक्वेशन क्या दे रखी है, 2x प्लस का 3y माइनस का 4z दिस इज इक्वल टू 12। अब इंटरसेप्ट फॉर्म जो अपन ने पढ़ी है वहां, इसमें यहाँ क्या लिखा होता है, 1 लिखा होता है, तो सबसे पहले अपन को यहाँ 1 बनाना है, तो इस 12 से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, तो 12 से डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा अपने पास 2x अपॉन 12 प्लस 3y अपॉन 12 माइनस का 4z अपॉन 12 दिस इज इक्वल टू कितना, 1। अभी भी अपना काम नहीं हुआ, इंटरसेप्ट फॉर्म में अपन ने क्या पढ़ा है, x अपॉन a, मतलब ऊपर जो वेरिएबल है x y z जो लिखे होते हैं उनका कोफिशिएंट कितना होता है 1, यहाँ पर तो क्या है x का कोफिशिएंट 2, y का 3 और z का 4, न्यूमरेटर में देख रहे हैं, है ना। तो इस 2 को नीचे पहुंचाना पड़ेगा, तो क्या लिखेंगे x अपॉन 12/2, वैसे तो देखो डायरेक्टली कैंसिल हो रहे हैं, है ना, मान लो यहाँ पे लिखा होता 5, तो 5 तो कैंसिल नहीं होता, तो 5 को क्या करते हैं नीचे ले जाते हैं, प्लस
यहां पर y/12/3 और प्लस, यहां पे प्लस होना चाहिए तो माइनस को हटाएंगे, तो z/12 दिस इज इक्वल टू कितना 1। अब इसको कैंसिल कर दो तो ये आ गया अपने पास x/6 प्लस y/4 माइनस का सॉरी प्लस का z/-3 दिस इज इक्वल टू 1। यही आ रहा था अपने पास। क्लियर है बच्चों ये चीज? चलिए इसको नोट करिए। चलिए आपने इसको नोट कर लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, अ प्लेन मीट्स द कोऑर्डिनेट एक्सिस इन ए बी एंड सी, कैपिटल ए बी सी लिखा हुआ है। ठीक, क्या क्वेश्चन है, अ प्लेन मीट्स कोऑर्डिनेट एक्सिस इन ए कॉमा बी कॉमा सी, मतलब एक्स एक्सिस को ए पे मिलता है, वाई एक्सिस को बी पे और जेड एक्सिस को सी पे, सच दैट सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल एबीसी इज द पॉइंट पी कॉमा क्यू कॉमा आर। अब जो ट्रायंगल एबीसी बनेगा उसका अपन को क्या दे रखा है, सेंट्रॉइड दे रखा है। उसका क्या दे रखा है, सेंट्रॉइड, क्या पी कॉमा क्यू कॉमा आर। क्लियर है ये चीज? तो अब अपन से बोल रहा है कि शो दैट द इक्वेशन ऑफ प्लेन, तो प्रूव करो कि जो प्लेन की इक्वेशन निकल के आएगी वो क्या आएगी, x/p प्लस y/q प्लस z/r दिस इज इक्वल टू 3। क्लियर है ये चीज? अब है तो वैसे सिंपल सा क्वेश्चन ये, है ना, लेकिन पहली बार कर रहे हो, सेंट्रोइड एंट्रोइड आ गया तो देख लेते हैं क्या होगा इसमें। अब देखो सबसे पहले क्या बोल रहा है वो, एक प्लेन है जो कोऑर्डिनेट एक्सिस को किन पॉइंट्स पे मिल रहा है, एबीसी पॉइंट पे मिल रहा है। तो ये हो गया अपने पास पॉइंट ए, ये हो गया बी और ये हो गया अपने पास सी। क्लियर है ये चीज? अब ये जो अपने पास ट्रायंगल बना है एबीसी, इसका अपन को सेंट्रोइड क्या दे रखा है, पी कॉमा क्यू कॉमा आर। तब अपन को प्लेन की इक्वेशन ये प्रूव करनी है। ठीक है ना? तो अपन मान लेते हैं कि लेट इस प्लेन का जो एक्स इंटरसेप्ट है वो ए है, ये अपन को दे नहीं रखा, ये अपन एज्यूम कर रहे हैं। y इंटरसेप्ट जो है वो b है और z इंटरसेप्ट जो है वो c है। क्लियर है ये चीज? x इंटरसेप्ट a, y इंटरसेप्ट b, z इंटरसेप्ट c, ये अपन ने एज्यूम करा है। तो बताओ a के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे अब अपने पास, a, 0, 0, समझ में आ रहा होगा आपको। x एक्सिस पर है तो y और z 0 होंगे और ये कितनी डिस्टेंस पर है a, तो x कोऑर्डिनेट हो गया a। सिमिलरली b के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे अपने पास, 0, b, 0 और c के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे अपने पास, 0, 0, c, है ना। और ये एबीसी दे नहीं रखे, ये अपन ने एज्यूम करे हैं क्वेश्चन में। अब ये अगर इंटरसेप्ट है तो प्लेन की इक्वेशन क्या लिखेंगे, ऑल्सो इक्वेशन ऑफ प्लेन, ऑल्सो इक्वेशन ऑफ प्लेन। ये क्या लिखी जाएगी अपने पास, x/a प्लस y/b प्लस z/c दिस इज इक्वल टू 1, ये लिखते हैं अपन। लेकिन अपने पास जो एबीसी थे वो तो अपन ने एज्यूम करे थे, मतलब इक्वेशन में एबीसी नहीं आने चाहिए। क्वेश्चन में क्या गिवन है, पी क्यू आर, तो ये हो सकते हैं, है ना, पी क्यू आर जो है वो हो सकते हैं और वही देखो आ रहे हैं अपने पास। ठीक है ना? अब कैसे निकालें अपन, तो देखो इस ट्रायंगल का जो सेंट्रॉइड है वो क्या दे रखा है, पी क्यू आर। तो अब नाउ सेंट्रॉइड अपन निकालते कैसे हैं, जैसे मान लो ये एबीसी ट्रायंगल है, उसके ये वर्टिसेस दे रखे हैं, तो सेंट्रॉइड कैसे निकालेंगे, सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल ए बी सी कैसे निकाले जाएंगे भाई, x1 प्लस x2 प्लस x3/3, यही फॉर्मूला पढ़ा है अपन ने, y1 प्लस y2 प्लस y3/3 एंड z1 प्लस z2 प्लस z3/3। तो ये क्या आएगा अपने पास, a/3, देखो यहां से a प्लस 0/3, 0 प्लस b प्लस 0/3, तो b/3 और c/3, ये आएगा अपने पास।
जो ट्रायंगल बन रहा है एबीसी उसके सेंट्रोइड यही आएंगे, लेकिन अपन को दे क्या रखे थे इसके सेंट्रोइड पी क्यू आर। इसका मतलब ये जो दे रखे, ये जो अपन ने निकाले हैं ये किसके इक्वल होंगे, पी क्यू आर के इक्वल होंगे। आ रही है बात समझ में। अब इन दोनों को क्या करेंगे अपन, इक्वल रख देंगे। ये दोनों पॉइंट जो है वो सेम पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं, ये जो कोऑर्डिनेट निकल के आए हैं अपने पास ये सेम पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं। तो जब सेम पॉइंट के कोऑर्डिनेट है तो भाई दोनों इक्वल होंगे। तो a/3 ये किसके इक्वल होगा, p के इक्वल। b/3 ये किसके इक्वल होगा, q के इक्वल। और c/3 जो है ये किसके इक्वल होगा अपने पास, r के इक्वल। तो यहां से देखो a की वैल्यू कितनी आ गई 3p, b की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास 3q, और c की वैल्यू क्या आ गई अपने पास 3r। ये अपन ने abc की वैल्यू निकाली किसके टर्म्स में, pqr के टर्म्स में। तो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या हो जाएगी अपने पास, प्लेन की इक्वेशन। अपन ये लिखे थे ना प्लेन की इक्वेशन, सॉरी यहाँ ये लिखे थे है ना। तो एबीसी की जगह अपन क्या रखते हैं 3p 3q और 3r। तो x/3p प्लस y/3q प्लस z/3r, दिस इज इक्वल टू कितना 1। 3 कॉमन लेके उधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। तो यहां से सबसे 3 कॉमन लेके वहां पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। तो ये आ गई अपने पास प्लेन की इक्वेशन। क्लियर है बच्चों, ये चीज कोई दिक्कत तो नहीं है इसके अंदर, है ना। तो आई थिंक ये अच्छे समझ में आ गया होगा, इसको भी नोट करिए। चलिए नोट कर लिया होगा आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, अ वेरिएबल प्लेन मूव्स इन सच अ वे दैट द सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ इट्स इंटरसेप्ट। लिखते जाइए साथ में। अ वेरिएबल प्लेन मूव्स इन सच अ वे दैट द सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ इट्स इंटरसेप्ट, है ना। एक प्लेन है जो इस तरीके से घूम रहा है कि उसके जो इंटरसेप्ट हैं एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस पे इंटरसेप्ट हैं, उन इंटरसेप्ट के रेसिप्रोकल का सम क्या दे रखा है, कांस्टेंट। द सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ इट्स इंटरसेप्ट ऑन द 3 कोऑर्डिनेट एक्सिस इज कांस्टेंट, देन शो दैट द प्लेन पासिंग थ्रू द फिक्स्ड पॉइंट। तो अपन को ये प्रूव करना है कि भाई जो प्लेन है वो एक फिक्स्ड पॉइंट से पास हो रहा है, और वो फिक्स्ड पॉइंट भी क्या होगा ये भी हमें बताना है। आ रही है बात समझ में। क्या दे रखा है क्वेश्चन में, एक वेरिएबल प्लेन है जो इस तरीके से मूव कर रहा है कि उसके तीनों कोऑर्डिनेट एक्सिस पर जो इंटरसेप्ट निकल के आ रहे हैं उन इंटरसेप्ट के रेसिप्रोकल का सम कांस्टेंट है। तो अपन को ये प्रूव करना है कि वो वेरिएबल प्लेन एक फिक्स पॉइंट से पास हो रहा होगा। तो चलो अपन ने लिख लिया लेट इक्वेशन ऑफ वेरिएबल प्लेन क्या है, x/a प्लस y/b प्लस z/c, दिस इज इक्वल टू 1। ये अपन ने प्लेन की इक्वेशन लिख ली, x/a प्लस y/b प्लस z/c इक्वल टू 1। इसमें abc क्या है अपने पास, x y z इंटरसेप्ट, है ना। ये वेरिएबल प्लेन है तो ये भी ऑब्वियसली बातें चेंज होते रहेंगे। अब अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, अब देखो गिवन कंडीशन के हिसाब से क्या होगा कि जो अपने पास इंटरसेप्ट हैं उनके रेसिप्रोकल का सम वो कांस्टेंट है। तो अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन इंटरसेप्ट क्या है एबीसी, इनके रेसिप्रोकल मतलब 1/a 1/b 1/c, इनके रेसिप्रोकल का जो सम है वो किसके इक्वल दे रखा है अपन को, कांस्टेंट के इक्वल दे रखा है। तो अपन को प्रूव करना है कि ये जो प्लेन है ये एक फिक्स पॉइंट से पास होगा। आ रही है बात समझ में। अब इस इक्वेशन को देखो, ये इक्वेशन फर्स्ट और ये इक्वेशन सेकंड, इस इक्वेशन को देखो और इस इक्वेशन को देखो, ठीक। अगर मैं इस इक्वेशन में यहाँ पे 1 बना लेता हूं, यहाँ पे क्या बना लेता हूं 1, मतलब k से डिवाइड करूं तो ये आ जाएगा 1/k इंटू ए प्लस 1/k इंटू बी
प्लस 1/k इंटू सी, दिस इज इक्वल टू कितना 1। अब देखो यहां भी 1 आ गया, यहां भी 1 आ गया। अब एक्स वाई जेड की जगह अपन क्या रखें कि इस टाइप का एक्सप्रेशन आ जाए। एक्स वाई जेड की जगह अपन को क्या रखना है कि 1/k प्लस 1/kb प्लस 1/kc आ जाए। तो देखो इस इक्वेशन को भी अपन किस तरीके से लिख सकते हैं, 1/k होल अपॉन ए लिख सकते हैं या नहीं, क्योंकि यहाँ पे डिवीजन में सिर्फ ए लिखा हुआ है और यहाँ पे क्या लिखा हुआ था k इंटू ए। तो अपन ने क्या किया कि k को ऊपर पहुंचा दिया, प्लस 1/k डिवाइडेड बाय b प्लस 1/k डिवाइडेड बाय कितना c, दिस इज इक्वल टू 1। अब पहचानने में आसानी हो रही होगी, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा x की जगह आ गया 1/k, y की जगह आ गया 1/k और z की जगह आ गया 1/k। तो देयरफॉर जो फिक्स पॉइंट है, फिक्स पॉइंट है ना, वो क्या निकल कर आ गया अपने पास 1/k 1/k 1/k। अब देखो इसको फिक्स पॉइंट क्यों बोल रहे हैं, आप बोलोगे कि सर ये तो k तो चेंज होता रहेगा तो ये पॉइंट भी चेंज होता रहेगा। नहीं, क्वेश्चन में क्या दे रखा था कि प्लेन इस तरीके से मूव कर रहा है कि उन के जो इंटरसेप्ट हैं उनके रेसिप्रोकल का सम कांस्टेंट है। मतलब ये सम जो है वो हमेशा कैसा रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ठीक है ना, तो जैसे मान लो k की वैल्यू फिक्स हो गई, k की वैल्यू आ रही है मान लो 10, ये कैसे भी चेंज होते रहे लेकिन तीनों का सम क्या आएगा 10। अब जब k की वैल्यू 10 आ गई तो ये पॉइंट्स क्या आ गए 1/10 1/10 1/10, मतलब ये फिक्स पॉइंट हो गया। क्लियर है, तो अपने पास ये प्रूफ हो गया कि जो वेरिएबल प्लेन है वो इस फिक्स पॉइंट से हमेशा पास होगा। और कोई पूछे क्या है फिक्स पॉइंट तो ये अपन उसको फिक्स पॉइंट बता सकते हैं। क्लियर है ये चीज, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो आई थिंक आपको यहाँ तक की थ्योरी तो समझ में आ गई होगी। सबसे पहले अपन ने क्या देखा, प्लेन की इक्वेशन जो एक गिवन पॉइंट से पास हो रहा है और उस प्लेन के नॉर्मल के डीआर अपन को पता है। ठीक है ना, नेक्स्ट अपन ने देखा प्लेन की इक्वेशन जो 3 गिवन पॉइंट से पास हो रही है। और उसके बाद अपन ने देखा कि एक अपन को प्लेन की इक्वेशन निकालनी है जिसके अपन को एक्स इंटरसेप्ट, वाई इंटरसेप्ट, जेड इंटरसेप्ट दे रखे हैं, तो उसको बोलते हैं अपन इंटरसेप्ट फॉर्म। अब नेक्स्ट आता है अपने पास वेक्टर की इक्वेशन, सॉरी प्लेन की इक्वेशन किस फॉर्म में, वेक्टर फॉर्म में। जैसे अपन लाइन की इक्वेशन पढ़े थे वेक्टर फॉर्म में, ऐसे अपन किसकी इक्वेशन लिख सकते हैं, प्लेन की इक्वेशन लिख सकते हैं वेक्टर फॉर्म में। अब प्लेन की इक्वेशन वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखी जाएगी वो देखिए। नेक्स्ट वेक्टर फॉर्म ऑफ प्लेन, वेक्टर फॉर्म ऑफ प्लेन। देखो जनरली तो अपन है ना वेक्टर फॉर्म का कम यूज करते हैं, लेकिन अगर क्वेश्चन में दे रखा है वेक्टर फॉर्म में तो यूज करना ही पड़ेगा, है ना। जनरली तो अपन आंसर जो है कार्टेशियन फॉर्म में बताते हैं, उसको अपन ऐसा नहीं है कि बार बार वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। अब वेक्टर फॉर्म में अपन को इक्वेशन लिखनी है। अब देखो क्या क्या जानकारी दी होगी, सबसे पहले दिया होगा कि भाई एक प्लेन की इक्वेशन निकालो जो एक फिक्स पॉइंट P से पास हो रही है और इसका पोजीशन वेक्टर है A वेक्टर। मतलब ये तो किसका काम कर रहा है, x1 y1 z1 का, है ना। फिक्स पॉइंट था, यहाँ पे उसका पोजीशन वेक्टर आ गया। अब नॉर्मल की बात है तो क्या बोलेंगे कि ये जो प्लेन है, ये जो प्लेन है इस n वेक्टर के क्या है, परपेंडिकुलर। ये जो प्लेन है वो इस n वेक्टर के क्या है, परपेंडिकुलर है। क्लियर है ये चीज, या बोलें कि प्लेन का जो नॉर्मल होगा वो इस n वेक्टर के पैरेलल है। सेम बात है, सेम बात है ये कि प्लेन जो है वो n वेक्टर के क्या है, परपेंडिकुलर है, या फिर प्लेन का जो नॉर्मल है वो इस n वेक्टर के पैरेलल है। अब देखो इसको कैसे निकालेंगे, ये अपने पास एक फिक्स पॉइंट है P जिसका पोजीशन वेक्टर क्या है A। अब इस प्लेन पर अपन ने कोई भी एक जनरल पॉइंट मान लिया x, y, z, और इस फिक्स पॉइंट सॉरी वेरिएबल पॉइंट x, y, z को अगर वेक्टर में रिप्रेजेंट करेंगे तो कैसे करते थे अपन, r वेक्टर से। r वेक्टर का मतलब क्या होता था, r वेक्टर इक्वल टू एक्स आई प्लस का वाई जे प्लस का जेड की, ये होता था या नहीं होता था। तो ये अपन ने एक वेरिएबल पॉइंट मान लिया जो इस प्लेन पर कहीं भी हो सकता है और उसका पोजीशन वेक्टर क्या है अपने पास, आर वेक्टर। क्लियर है ये चीज। अब अपन अगर इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर दें और यहाँ पर अपन एक एरो बना दें तो ये एक वेक्टर बन जाएगा या नहीं, ये अपने पास क्या बन जाएगा, एक वेक्टर बन जाएगा। इस पॉइंट को नाम दे देते हैं अपन क्यू। क्लियर है ये चीज। अब इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करा तो एक वेक्टर बन गया। तो बताओ पी क्यू वेक्टर क्या निकल कर आएगा, पी क्यू वेक्टर। तो पी क्यू वेक्टर अपन क्या लिखेंगे,
पोजीशन वेक्टर ऑफ Q मतलब R वेक्टर माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ P मतलब A वेक्टर। तो ये अपने पास निकल के आ गया R वेक्टर माइनस A वेक्टर। अब देखो जैसे ये आपके पास प्लेन सरफेस है, अब इस प्लेन सरफेस पर दो पॉइंट को अपन ने ज्वाइन किया तो एक लाइन आएगी जो इसी प्लेन में होगी। अब ये जो लाइन होगी वो इस प्लेन के परपेंडिकुलर वाले वेक्टर से कितना एंगल बनाएगी? जब प्लेन के परपेंडिकुलर है लाइन, सॉरी ये वेक्टर, तो प्लेन में अपन कोई भी लाइन ले लें, प्लेन में अपन कोई भी लाइन ले लें या प्लेन में अपन कोई भी वेक्टर ले लें, वो वेक्टर भी इस वेक्टर से कितना एंगल बनाएगा? 90 डिग्री। तो ये जो अपने पास n वेक्टर है और ये जो PQ वेक्टर है, इनके बीच का एंगल कितना होगा? 90 डिग्री। समझ रहे हैं आप ये चीज? ये अपने पास प्लेन हो गया, ये अपने पास क्या हो गया? PQ वेक्टर। अब इसके परपेंडिकुलर, तो इसके परपेंडिकुलर अगर अपने पास n वेक्टर है तो इस n वेक्टर और इस PQ वेक्टर के बीच का एंगल कितना होगा? 90 डिग्री। तो देखो सिंस PQ वेक्टर is perpendicular to n vector, therefore PQ वेक्टर डॉट n वेक्टर, दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा? 0। ये अपन ने पढ़ रखा है कि दो वेक्टर यदि परपेंडिकुलर हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या आता है? 0 आता है। तो PQ वेक्टर क्या था? R वेक्टर माइनस का A वेक्टर डॉट n वेक्टर, दिस इज इक्वल टू कितना? 0। तो R वेक्टर माइनस का n वेक्टर, दिस इज इक्वल टू A वेक्टर डॉट n वेक्टर। अब देखो यहां पर दो वेक्टर का क्या आ रहा है? डॉट प्रोडक्ट। और कौन से दो वेक्टर हैं? A क्या है? पोजीशन वेक्टर। और n वेक्टर क्या है? ऐसा वेक्टर जो प्लेन के परपेंडिकुलर है। दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट निकालोगे तो कांस्टेंट आएगा, तो अपने पास जो वेक्टर फॉर्म आएगी वो क्या आएगी? R वेक्टर डॉट n वेक्टर, दिस इज इक्वल टू D। मतलब इसके प्रोडक्ट को अपन ने क्या मान लिया? D मान लिया। तो R वेक्टर डॉट n वेक्टर इक्वल टू D। तो ये अपने पास क्या होती है? प्लेन की इक्वेशन की वेक्टर फॉर्म। अरे बात समझ में? फॉर एग्जाम्पल मान लो लिखा हो अपने पास R वेक्टर डॉट 5i माइनस का 3j प्लस का 4k, दिस इज इक्वल टू 10। तो ये इक्वेशन किसको रिप्रेजेंट कर रही है? अपने पास प्लेन को। R वेक्टर डॉट 5i माइनस 3j प्लस 4k इक्वल टू 10, ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है? अपने पास एक प्लेन को। अब आपसे कोई पूछे बताओ इस प्लेन के नॉर्मल, इस प्लेन के नॉर्मल वेक्टर बताओ, है ना? या बोले इस प्लेन के परपेंडिकुलर वेक्टर बताओ, एक ही बात है। अब इस प्लेन के नॉर्मल वेक्टर कौन सा होगा? तो अपन ने डेरिवेशन में देखा कि R वेक्टर के साथ जो डॉट प्रोडक्ट में वेक्टर लिखा होता है, मतलब ये n वेक्टर, ये क्या कहलाता है? नॉर्मल वेक्टर ही कहलाता है इस प्लेन का। तो अपने पास जो इस प्लेन का नॉर्मल वेक्टर आएगा ये क्या होगा? 5i माइनस का 3j प्लस का 4k। देखो किसी भी एक्सप्रेशन में अपन को हर एक टर्म के बारे में पता होना चाहिए, तब जाके उसको अपन क्वेश्चन में अच्छे से यूज कर सकते हैं। तो आर के बारे में पता है, आर के बारे में अपन को पता है क्या होता है ना? ये जनरल पॉइंट है एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। एन वेक्टर क्या है अपने पास? नॉर्मल वेक्टर। और डी क्या है? इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट। अब देखो इसी इक्वेशन को ये तो अपने पास कौन सी फॉर्म हो गई? वेक्टर फॉर्म हो गई। अगर इसी इक्वेशन को कार्टेशियन फॉर्म में लिखना हो तो कार्टेशियन फॉर्म के लिए क्या करते थे? मैंने आपको बताया था स्ट्रेट लाइन में कि आर वेक्टर की जगह बस ये लिख दो क्या? एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। तो फॉर कार्टेशियन फॉर्म आर वेक्टर की जगह क्या लिख देंगे? एक्स आई प्लस का वाई जे प्लस का जेड के डॉट 5i माइनस का 3j प्लस का 4k, दिस इज इक्वल टू 10। क्लियर है ये चीज? अब इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालना है तो वेक्टर में डॉट प्रोडक्ट निकालना सीख ही गए हैं। i का i के कोफिशिएंट के साथ, j का j के कोफिशिएंट के साथ और k का k के कोफिशिएंट के साथ। तो ये अपने पास आ जाएगा 5x माइनस का 3y प्लस का 4z, दिस इज इक्वल टू कितना? 10। दिस इज द इक्वेशन ऑफ प्लेन इन द कार्टेशियन फॉर्म। तो ये अपने पास हो गई वेक्टर फॉर्म और ये हो गई अपने पास कार्टेशियन फॉर्म। वेक्टर फॉर्म को कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो आर वेक्टर की जगह एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के लिख देंगे
और अब अगर मान लो ये फॉर्म दे रखी होती और इसको किस में कन्वर्ट करना होता, वेक्टर फॉर्म में, तो अपन को पता है कि ये जो एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट हैं ये क्या है, इस प्लेन के नॉर्मल के डीआर्स है ना। फॉर एग्जांपल ये आप नोट कर लीजिए। अब फॉर एग्जांपल मैंने एक इक्वेशन लिखी प्लेन की 2x प्लस का 4y माइनस का 3z दिस इज इक्वल टू 5। अब बोला कि इस इक्वेशन को वेक्टर फॉर्म में लिखो, तो देखो x y z के जो कोफिशिएंट हैं वो इस प्लेन के नॉर्मल के डीआर्स हैं, इस प्लेन के नॉर्मल के डीआर्स हैं। अब उस नॉर्मल को यदि मैं वेक्टर मानूंगा तो उस वेक्टर को क्या लिखूंगा, मतलब n वेक्टर क्या लिखूंगा, 2i प्लस का 4j माइनस का 3k, ये लिखूंगा या नहीं, क्योंकि जो वेक्टर के कोफिशिएंट होते हैं वही उस वेक्टर के डीआर्स भी कहलाते हैं। इसका रिवर्स स्टेटमेंट भी ट्रू है कि किसी लाइन के डीआर्स अगर अपने पास ए बी सी है तो यदि उसको अपन एक वेक्टर के तरीके से माने तो उस वेक्टर को क्या लिखेंगे, ए आई प्लस बी जे प्लस सी के। तो इस तरीके से लिख लिया। तो देयरफॉर इक्वेशन of plane in vector form क्या लिखी जाएगी बेटा, r वेक्टर डॉट n की जगह क्या है 2i प्लस का 4j माइनस का 3k दिस इज इक्वल टू कितना 5। इस कांस्टेंट को कुछ नहीं करना, ये एज इट इज 5 लिखा रहेगा। आ रही है बात समझ में, क्लियर है बच्चों, ये चीज इसको नोट कर लीजिए। चलिए नोट कर लिया होगा। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं अपन। अब इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखते हैं अपन। देखिए पहला क्वेश्चन अपने पास क्या दे रखा है, क्वेश्चन आप नोट करते जाइए, मैं पूरा क्वेश्चन नहीं लिखूंगा बोर्ड पे। फाइंड द इक्वेशन इन कार्टेशियन फॉर्म ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट 3, -3, 1 एंड नॉर्मल टू द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स। एक पॉइंट है 3, 4, -1 एंड दूसरा पॉइंट है अपने पास 2, -1, 5। क्या बोल रहा है वो क्वेश्चन में कि हमें एक प्लेन की इक्वेशन निकालनी है कार्टेशियन फॉर्म में, जो इस पॉइंट से क्या हो रहा है, पास हो रहा है, और इन दोनों पॉइंट को जोड़ने वाली लाइन के नॉर्मल है। मतलब इन दोनों पॉइंट को अगर जोड़ देंगे तो जो लाइन बनेगी वो उस प्लेन की क्या कहलाएगी, नॉर्मल कहलाएगी। तो देखो जैसे मान लो ये अपने पास प्लेन हो गया, ये किस पॉइंट से पास हो रहा है, 3, -3, 1 इस पॉइंट से पास हो रहा है, और ये दो पॉइंट हैं P और Q। तो इन दो पॉइंट को जोड़ने वाली लाइन इस प्लेन के क्या है, नॉर्मल है। अब प्लेन की इक्वेशन के लिए अपन को पॉइंट चाहिए होते हैं, नॉर्मल के डीआर चाहिए होते हैं। तो देखो नॉर्मल के डीआर क्या निकल के आ जाएंगे अपने पास, यहां से अगर अपन नॉर्मल के डीआर निकालें, इस पी क्यू के डीआर निकालें, तो डीआर कैसे निकालेंगे, एक में से दूसरे के कोऑर्डिनेट को माइनस कर दो। तो 3 - 2 कितना 1, 4 - 1 दैट इज 5 एंड -1 - 5 दैट इज माइनस का 6। तो ये अपन को प्लेन के नॉर्मल के डीआर पता लग गए, पॉइंट पता है, तो लाइन की इक्वेशन क्या लिखेंगे, 1 इंटू ये ए बी सी है, ये x1 y1 z1 है, तो a इंटू एक्स माइनस 3 प्लस 5 इंटू वाई प्लस 3 -6 इंटू जेड -1 दिस इज इक्वल टू 0। और इसको अब अपन प्रॉपर फॉर्म में लिख देते हैं, मतलब x प्लस का 5y माइनस का 6z। अब देखो कांस्टेंट क्या क्या आएगा, -3 प्लस का 15 तो प्लस का 12 और प्लस का 6 तो प्लस का 18 दिस इज इक्वल टू 0। क्लियर है, सिंपल सा क्वेश्चन था, है ना। क्वेश्चन में बस अपने को दिमाग में क्या होना चाहिए कि पॉइंट पता लग जाए और उस प्लेन के नॉर्मल के डीआर, ठीक है ना। तो उसी से रिलेट जो भी इंफॉर्मेशन दी होगी वो उसी से रिलेटेड होगी, उन्हीं का यूज करके अपन जो मिसिंग इंफॉर्मेशन है वो निकालेंगे।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, द फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन टू द प्लेन। ठीक, अच्छा क्वेश्चन है लेकिन सिंपल क्वेश्चन है। क्या, द फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम ओरिजिन टू द प्लेन इज 4, -2, -5, देन फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन। सिंपल सा क्वेश्चन है ना, लेकिन अच्छा क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है वो, अपन ने ओरिजिन से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और उस परपेंडिकुलर का जो फुट है, मतलब फुट ऑफ परपेंडिकुलर क्या दे रखा है, 4, -2, -5, और कहां से अपन ने ड्रॉ किया है, ओरिजिन से 0, 0, 0। ठीक, फुट ऑफ परपेंडिकुलर का मतलब तो समझ ही गए होंगे। ये अपने पास एक प्लेन सरफेस है, अपन एक पॉइंट से इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे, परपेंडिकुलर इस प्लेन को जिस पॉइंट पे आके मिलेगा तो वो पॉइंट क्या कहलाएगा, फुट ऑफ परपेंडिकुलर। तो अब अपन को इस प्लेन की इक्वेशन निकालनी है, तो वही दिमाग में तो भाई कहीं से एक पॉइंट पता लगे और इस प्लेन के नॉर्मल के डीआर्स पता लगे, तो सारी चीजें आपको डायग्राम में दिख रही होंगी। पॉइंट आपको क्या दिख रहा है, 4, -2, -5, ये पॉइंट दिख रहा है, और इस प्लेन के नॉर्मल के डीआर्स निकालने हैं। ये नॉर्मल कहलाएगा या नहीं, बिल्कुल नॉर्मल कहलाएगा। क्यों, क्योंकि अपने पास ये परपेंडिकुलर ही तो ड्रॉ किया गया है, और नॉर्मल का मतलब क्या होता है, एक लाइन जो प्लेन के परपेंडिकुलर हो, प्लेन के सरफेस के परपेंडिकुलर हो। तो फ्रॉम डायग्राम इसको अपन नाम देते हैं एम। फ्रॉम डायग्राम ओ एम इज नॉर्मल टू द प्लेन। जो ओ एम है वो प्लेन के क्या है, नॉर्मल है। देयरफॉर डीआर्स ऑफ नॉर्मल, तो अपने पास नॉर्मल के डीआर्स क्या आएंगे, एक में से दूसरे कोऑर्डिनेट को माइनस करो, 4 - 0 4, -2 - 0 -2, -5 - 0 -5, ये क्या आ गया अपने पास, प्लेन के नॉर्मल के डीआर्स। ठीक, अब भाई पॉइंट चाहिए होता है, तो देखो पॉइंट भी तो दिख रहा है, ये जो अपन ने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है, तो फुट जो होगा वो इसके प्लेन पे ही तो लाई करेगा। तो ऑल्सो 4, -2, -5 lie on plane। therefore इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या लिखेंगे अब अपन, इक्वेशन ऑफ प्लेन। अब देखो इसके अंदर जो एबीसी है वो क्या है, 4, -2, -5, और यही अपने पास क्या कहलाएंगे, x1, y1, z1। मतलब ये जो है वो डीआर्स भी है और यही सेम क्या है अपने पास पॉइंट भी है। तो क्या इक्वेशन लिखेंगे अपन, 4 इंटू एक्स -4 -2 इंटू y + 2, y - y1 आता है ना, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और -5 इंटू जेड प्लस का 5, दिस इज इक्वल टू 0। क्लियर है ये चीज। तो 4x माइनस का 2y माइनस का 5z, अब कांस्टेंट क्या आएगा, तो देखो माइनस का 16 माइनस का 4 मतलब माइनस का 20 और माइनस का 25 मतलब -45 आएगा। इसको उधर भेजोगे तो क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 45। क्लियर है ये चीज। क्वेश्चन में सिर्फ अपन को एक कोऑर्डिनेट दिख रहा था, लेकिन लैंग्वेज से अपन इसका डायग्राम बनाया, और डायग्राम में अपन को सारी चीजें दिखने लगी कि पॉइंट कौन सा है और उसके नॉर्मल के डीआर्स कैसे निकाले जाएंगे। क्लियर है बच्चों ये चीज, इसको भी आप नोट करें। चलिए नोट कर लिया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास है, फाइंड अ नॉर्मल वेक्टर टू द प्लेन। ये तो बहुत ही घटिया क्वेश्चन है, एकदम सिंपल सा। क्या दे रखा है, एक ये प्लेन है, ठीक। अब अपन को निकालना है फाइंड अ नॉर्मल वेक्टर टू द प्लेन, मतलब इस प्लेन के नॉर्मल एक वेक्टर, इस प्लेन के नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर एक वेक्टर। ऑल्सो फाइंड अ यूनिट वेक्टर नॉर्मल टू द प्लेन, और फिर अपन को यूनिट वेक्टर भी निकालना है। कितना घटिया क्वेश्चन है। देखो इसमें है ना, ये जो इक्वेशन दे रखी है प्लेन की वो कार्टेशियन फॉर्म में है।
अब इसको अगर अपन को वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो वो कैसे करेंगे? तो वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए जो n वेक्टर लिखा जाएगा वो क्या लिखा जाएगा? x y z के कोफिशिएंट पकड़ो और इनको किसके संग चिपका दो? i j k के साथ। तो क्या आ जाएगा? 2i माइनस का 1j मतलब j कैप और प्लस का 2k। तो ये आ गया अपने पास क्या? n वेक्टर, है ना। ये जो n वेक्टर है यही क्या कहलाता है अपने पास? इस प्लेन के अलोंग नॉर्मल वेक्टर। ये क्या कहलाएगा? इस प्लेन के अलोंग नॉर्मल वेक्टर, है ना। तो यही अपन को निकालना था, वही तो पूछा था वो कि फाइंड अ वेक्टर नॉर्मल टू द प्लेन। तो यही तो वेक्टर है जो प्लेन के नॉर्मल है। अब वो बोल रहा है कि इसके मतलब नॉर्मल यूनिट वेक्टर निकालना है। तो देखो ये तो एक वेक्टर आ गया, लेकिन ये यूनिट वेक्टर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसका जो मैग्नीट्यूड है वो 1 नहीं आएगा। देखो मॉड ऑफ n वेक्टर अगर निकालोगे तो क्या निकल के आएगा? रूट के अंदर 4 प्लस 1 प्लस 4, तो ये 3 आ जाएगा। अपन को निकालना है इसके अलोंग यूनिट वेक्टर। तो भाई यूनिट वेक्टर कैसे निकालते थे? वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करें। तो नाउ नाउ यूनिट वेक्टर नॉर्मल टू द प्लेन, यूनिट वेक्टर नॉर्मल टू द प्लेन क्या लिखा जाएगा अपने पास? 2i माइनस का j प्लस का 2k होल डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ, या डायरेक्टली अपन इसका मैग्नीट्यूड निकाला कितना? 3। तो ये आ गया 1/3 टाइम्स 2i माइनस का j प्लस का 2k। क्लियर है बच्चों ये चीज? कोई दिक्कत तो नहीं है इसके अंदर? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सब एक ही टाइप के दिख रहे हैं। चलो एक थोड़ा सा अलग दिख रहा है। क्या है? अ वेक्टर n वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 8। ठीक है ना। क्या दे रखा है क्वेश्चन में? एक वेक्टर है n वेक्टर, ठीक। इसका जो मैग्नीट्यूड है वो कितना दे रखा है अपन को? 8 यूनिट दे रखा है। इज इंक्लाइंड टू x एक्सिस एट 45 डिग्री, y एक्सिस एट 60 डिग्री। मतलब x एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है? 45। y एक्सिस से कितना बना रहा है? 60। एंड एन एक्यूट एंगल विद द z एक्सिस। तो आपको चमक गया होगा क्या करना है ना, कि अल्फा जो है वो अपन को दे रखा है कितना? 45। एक्स एक्सिस के साथ जो कोई भी लाइन एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाती है उसको अल्फा मानते हैं। वाई एक्सिस के साथ जो एंगल बनाती है उसको अपन बीटा मानते हैं। तो वाई कितना हो गया? 60 डिग्री। और गामा जो है ये कितना होगा अपने पास? ये तो ये निकालना है अपन को, ठीक है ना। ये अपन को निकालना है। तो अब कैसे निकालेंगे अपन? इसमें एक चीज याद रखना, जैसे 2D के अंदर अपन बोलते हैं कि एक लाइन है वो x एक्सिस के संग मान लो 30 डिग्री का एंगल बना रही है, तो बताओ y एक्सिस के संग कितना एंगल बनाएगी? ठीक है ना। तो अपन को ये पता है कि x एक्सिस और y एक्सिस के संग जो एंगल बनेगा उसका सम कितना होगा? 90 डिग्री। तो जब x एक्सिस से 30 डिग्री बन रहा है तो y एक्सिस से कितना एंगल बन रहा होगा? 60 डिग्री। ठीक है ना, 2D के अंदर। लेकिन 3D में ऐसा नहीं होता। 3D में आप सोचो कि तीनों का सम जो है 180 होना चाहिए, या तीनों का सम 360 होना चाहिए। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा दिस इज नॉट इक्वल टू 180 डिग्री और 360 डिग्री। ये एक बच्चे ने मुझसे डाउट पूछा था, तो इसलिए मैंने सोचा सबको बता दूं कि तीनों का जो सम है ना, वो 180 या 360 नहीं होता कि आप यहाँ पे निकाल लो 60 ये हो गया, 45 ये हो गया, 105, तो गामा हो जाएगा 75, 180 माइनस है। क्लियर है ये चीज? कोई दिक्कत तो नहीं है? ये अपने पास तीनों का सम यहाँ पे 180 नहीं होता। लेकिन 2D के अंदर कोई लाइन एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के साथ जो एंगल बनाती है उनका सम हमेशा क्या होता है? 90 डिग्री। क्लियर है ये चीज? अब देखो यहाँ पे ये कंडीशन ऐसी कोई सेटिस्फाई नहीं होती, लेकिन एक कंडीशन सेटिस्फाई होती है कि इनके जो इन एंगल्स के जो कॉस होंगे उनके स्क्वायर का सम किसके इक्वल होता था? ये अपन ने पढ़ा था, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा। ये किसके इक्वल होता था अपने पास? 1 के इक्वल। तो अब रख देते हैं कॉस स्क्वायर 45, तो कॉस 45 1/√2, तो ये आ जाएगा 1/2। कॉस 60 की वैल्यू 1/2, तो उसका स्क्वायर 1/4 प्लस
cos स्क्वायर गामा, दिस इज इक्वल टू कितना 1। तो cos स्क्वायर गामा की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी 1 माइनस का 3/4 दैट इज कितना 1/4। तो cos स्क्वायर गामा अगर 1/4 है तो cos गामा कितना आएगा अपने पास प्लस माइनस 1/2। अब इसमें अपन माइनस नहीं ले सकते, क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में अपन को बोला है कि गामा जो है वो एक्यूट एंगल है। अगर गामा एक्यूट एंगल है तो उसका cos नेगेटिव हो सकता है क्या? बिल्कुल नहीं। तो इसका मतलब अपने पास cos गामा की वैल्यू क्या होगी 1/2, है ना। अब आगे क्या बोला था क्वेश्चन में कि n वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड अपने पास 8 है और वो x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस से इतना इतना एंगल बना रहा है। इफ अ प्लेन पासिंग थ्रू अ पॉइंट √2, -1, 1। अब उसमें वो बोल रहा है कि यदि कोई प्लेन √2, -1, 1 से पास हो रहा है और इस n वेक्टर के क्या है नॉर्मल है, इस n वेक्टर के नॉर्मल है, तो उस प्लेन की इक्वेशन निकालो, उस प्लेन की क्या निकालो अपने पास इक्वेशन निकालो, ठीक है ना। अब अपन को वेक्टर फॉर्म में इक्वेशन निकालनी है, क्लियर है ये चीज। अब सबसे पहले तो अपने पास अल्फा बीटा गामा ये एंगल आ गए हैं, है ना। क्या अपन एन वेक्टर निकाल सकते हैं? क्या अपन एन वेक्टर निकाल सकते हैं? तो देखो एक चीज और समझो, इसमें भी कुछ बच्चों को है ना कंफ्यूजन था, वो भी क्लियर किया जाए। इस टाइप का डायग्राम अपन ने 3D में बनाया था, इस टाइप का डायग्राम अपन ने 3D में बनाया था। एक अपने पास ये पॉइंट है P, इसके कोऑर्डिनेट अपन ने मान लिए क्या A B C, इसके कोऑर्डिनेट अपन ने क्या मान लिए A B C। इसका मतलब क्या हुआ, ओरिजिन से x डायरेक्शन में अपन कितना डिस्टेंस चले a डिस्टेंस, फिर y डायरेक्शन में भी, इसको x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस बोलते हैं। x डायरेक्शन में a डिस्टेंस, y डायरेक्शन में b और z डायरेक्शन में कितना c। तो ये जो p पॉइंट है वो कहां पर है, हवा में होगा। अब ये अपने पास मान लो अल्फा एंगल है, मतलब जो वेक्टर है या लाइन समझ लो कुछ भी, कि ओपी वेक्टर जो है वो एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है अपने पास अल्फा एंगल बना रहा है। और ये चीज मैंने आपको बताई थी कि ये जो आपको दिख रहा है पी एम, ये जो लाइन है वो एक्चुअल में एक्स एक्सिस के क्या है परपेंडिकुलर है, एक्स एक्सिस के क्या है परपेंडिकुलर है। अब देखो ओ पी एम ये जो ट्रायंगल है वो राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, और राइट एंगल कहां पे बन रहा है यहाँ पे PMO, ये एंगल कैसा है अपना राइट एंगल है। अब अगर अपन निकालते हैं क्या इसमें कॉस अल्फा, तो कॉस अल्फा क्या होगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, बेस क्या कहलाएगा ए, बेस क्या कहलाएगा अपने पास ए, और ये क्या हो जाएगा अपने पास हाइपोटेन्यूस ओपी, हाइपोटेन्यूस क्या हो जाएगा अपने पास ओपी। क्लियर है ये चीज, कोई दिक्कत तो नहीं। तो देखो यहां से अपने पास ए की वैल्यू किसके इक्वल आ गई ओपी इंटू कॉस अल्फा, क्लियर है ये चीज। सिमिलरली बी की वैल्यू अगर निकालोगे तो वो आएगी अपने पास ओपी इंटू कॉस बीटा, और सी की वैल्यू निकालोगे तो ये अपने पास आएगी ओपी इंटू कॉस गामा। क्लियर है बच्चों ये चीज। अब अपन को इसी को वेक्टर फॉर्म में लिखना है, इस ओपी को किस फॉर्म में लिखना है अपने पास वेक्टर फॉर्म में लिखना है। तो ये अपने पास पॉइंट है 0,0,0 और एक ये पॉइंट है A,B,C। तो जब अपन ओपी वेक्टर लिखेंगे, ओपी वेक्टर, तो क्या आएगा पोजीशन वेक्टर ऑफ पी, तो पी का पोजीशन वेक्टर क्या है AI प्लस का BJ प्लस का CK, और ओ का पोजीशन वेक्टर क्या है 0,0,0, तो ये आ जाएगा। अब इसमें अगर अपन ABC की वैल्यू रखेंगे तो देखो OP तो तीनों से कॉमन आ जाएगा, तो ये आ गया अपने पास OP कॉमन, क्या बचेगा कॉस अल्फा टाइम्स आई कैप, है ना, प्लस कॉस बीटा टाइम्स जे कैप प्लस कॉस गामा टाइम्स के कैप। क्लियर है ये चीज, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो यदि अपन को दे रखा हो कि कोई वेक्टर अल्फा सॉरी एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस से इतना इतना एंगल बना रहा है और उसकी लेंथ ये है, तो उसको अपन वेक्टर फॉर्म में किस तरीके से लिखेंगे इस तरीके से, आगे समझ में। अब देखो अपन के पास एन वेक्टर क्या है जिसकी लेंथ तो 8 दे रखी है और उसमें अल्फा बीटा गामा ये एंगल अपन को पता है, तो अब अपन एन वेक्टर लिख सकते हैं क्या, अब अपन एन वेक्टर लिख सकते हैं, तो बिल्कुल। तो एन वेक्टर अपने पास क्या निकल कर आएगा
ओपी, ओपी मतलब क्या हुआ, इस वेक्टर की लेंथ, ओपी क्या दिख रहा है डायग्राम में, इस वेक्टर की लेंथ, तो ये हो गया अपने पास 8, ये हो गया अपने पास 8। अब cos अल्फा आई, तो cos अल्फा की वैल्यू क्या आएगी अपने पास 1/√2, क्योंकि अल्फा कितना है 45, तो ये आ जाएगा 1/√2 आई के प्लस cos बीटा जे कैप, cos बीटा कितना आएगा 1/2, तो 1/2 टाइम्स जे कैप एंड cos गामा की वैल्यू भी कितनी आई है 1/2, तो 1 प्लस 1/2 टाइम्स के कैप। क्लियर है बच्चों ये चीज, 8 का मल्टीप्लाई कर दो तो 8/√2 ये हो जाएगा 4√2 आई कैप प्लस 4j और प्लस का 4k, ये अपने पास n वेक्टर आ गया। अब क्वेश्चन में वो क्या बोल रहा था, इस चीज को बहुत अच्छे से नोट कर लेना, है ना, ये बहुत अच्छे से नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट चीज है। अब ये अपने पास n वेक्टर निकल के आ गया, लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला था उसने कि अब अपन को एक प्लेन की इक्वेशन निकालनी है जो किस पॉइंट से पास हो रहा है, क्या पॉइंट दे रखा था अपने पास √2, -1, 1, √2, -1, इस पॉइंट से पास हो रहा है और ये जो n वेक्टर है उसके नॉर्मल है। तो अब तो क्वेश्चन में कुछ बचा ही नहीं अपने पास, तो अपने पास इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड प्लेन क्या लिखेंगे बेटा, रिक्वायर्ड प्लेन क्या लिखेंगे, x या वेक्टर फॉर्म में लिख रहे हैं अपन, तो r वेक्टर डॉट n वेक्टर दिस इज इक्वल टू a वेक्टर डॉट n, यही था अपन ने जो डेरिवेशन किया था। तो r वेक्टर डॉट n वेक्टर क्या है 4√2i प्लस 4j प्लस का 4k, ठीक है ना, और दिस इज इक्वल टू ए वेक्टर। अब ए क्या है, पोजीशन वेक्टर होता था, तो पोजीशन वेक्टर कौन सा लेंगे, जिस पॉइंट से पास हो रहा है, तो इसको अगर अपन वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे √2i माइनस का j और प्लस का k, इसका डॉट प्रोडक्ट किसके साथ होगा, n वेक्टर के साथ, तो n वेक्टर क्या लिखा हुआ है 4√2i प्लस का 4j प्लस का 4k, आ रही है बात समझ में, तो ये तो ऐसे ही लिखे रहने दो r वेक्टर डॉट, वैसे देखो यहाँ से 4 कॉमन आ सकता है और मेरे को लग रहा है वहां पे कुछ कैंसिल भी हो जाएगा, तो √2i प्लस j प्लस k दिस इज इक्वल टू, इस यहाँ से 4 कॉमन लेके उधर पहुंचाया 1/4, अब यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा, √2 का 4√2 से करेंगे तो 8, -1 का 4 से करोगे तो माइनस का 4 और +1 का 4 से करोगे तो प्लस का 4, ये कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल किया, तो क्या आ गई इक्वेशन अपने पास r वेक्टर डॉट √2i प्लस का j प्लस का k दिस इज इक्वल टू कितना 2, तो ये अपने पास इक्वेशन हो गई किसकी, प्लेन की, किस फॉर्म में, वेक्टर फॉर्म में। आ रही है बात समझ में, तो आई थिंक आज का टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी को कंटिन्यू करेंगे। अभी अपन ने सिर्फ 2 या 3 टाइप की फॉर्म पढ़ी है ना, इसमें बहुत डिफरेंट डिफरेंट केसेस आते हैं, डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस होती हैं कि प्लेन की इक्वेशन निकालो जो इस पॉइंट से पास हो रही है और एक लाइन की इक्वेशन दे रखी होगी उस लाइन को कंटेन करी है, या प्लेन की इक्वेशन निकालो जो 2 लाइन को कंटेन करी है, एक प्लेन की इक्वेशन निकालो जो 2 प्लेन के इंटरसेक्शन, लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से पास हो रहा है, तो इस टाइप की और भी कंडीशंस आएंगी। प्लेन जो है वो लाइन से थोड़ा सा लंबा है, क्योंकि प्लेन में क्या होगा ना, लाइन भी इंक्लूड होगा, प्लेन के अंदर लाइन भी इंक्लूड होगा, इसलिए प्लेन जो है वो लाइन से थोड़ा सा लंबा है। तो आज तो अपन ने इसका पहला लेक्चर पढ़ा है, हो सकता है इसके एक लेक्चर या कहो 2 लेक्चर और लग जाए। चलिए आप आज के लेक्चर को अच्छे से पढ़िएगा, अगले लेक्चर में मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।